हेलो एवरीवन, मैं रश्मि आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मैथ कॉन्सेप्ट्स विद रश्मि पर स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे हों, आपकी हेल्थ अच्छी हो और आपकी पढ़ाई भी एकदम से अच्छी चल रही हो। आज हम आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 ग्रेजुएट लेवल जो 5th से लेकर के 24 जून तक एग्जाम्स हुए हैं उनके टॉप 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ये आपका थर्ड वाला सेट रहेगा। 2 सेट हम इसमें सॉल्व कर चुके हैं टॉप 50 के, तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्लास की शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन लेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, 3 संख्याएं 8:2:1 के अनुपात में है और उनका एलसीएम 7552 है। उनका एचसीएफ ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। तो एचसीएफ क्या होता है? कॉमन संख्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि सभी संख्याओं में से जो कॉमन पार्ट आ जाता है वो क्या होता है? हमारा एचसीएफ। तो जैसे ये रेशियो है तो मैं संख्याएं अगर लूं तो इसको क्या लिख सकती हूँ? 8x और इसको 2x और इसको x लिख सकती हूँ। अब इसमें कॉमन पार्ट क्या है? x है, तो एलसीएम क्या होगा? x इंटू का 8 इंटू का 2 इंटू का 1 जो है। ठीक है, लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है 7552। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? x क्या है? हमारा एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? कॉमन पार्ट। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 8 दूनी 16, 16 से काटेंगे तो 16 चौका 64। उसके बाद बचेगा हमारे पास 6 और 5 11, 16 पंजू 80, 16 छिक्के 96, 16 सत्ते 112। उसके बाद कितना बचेगा? 112 के बाद बचेगा आपका 3 बचेगा, तो 16 दूनी 32। ठीक है ना, तो x बराबर कितना आ गया आपका? 472। 472 आपका क्या होगा? एचसीएफ होगा। ठीक है, किसी भी संख्या में जो कॉमन पार्ट होता है वो एचसीएफ होता है। समझ में आ रहा है ना? ऐसा तो नहीं है कि देखो प्रीत आपने दिया है तो आपको समझ में आना चाहिए। अगर इन संख्याओं में से मैं बात करती कि इनका एचसीएफ क्या आएगा, तो इनका एचसीएफ क्या होता? केवल x। इसमें कॉमन क्या है? हमारे पास x है सभी में कॉमन, तो हमारे पास एचसीएफ क्या होगा? x होगा। ठीक है, यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं आप, नो डाउट, क्योंकि यहाँ 1 लिखा हुआ, मैंने x लिख दिया है तो कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो तो यहाँ मैंने 1 भी लिख दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 9 घटाने पर वह 13, 20, 10 तथा 23 से विभाज्य हो जाए। अब देखो 9 घटाने पर इसका मतलब इनका एलसीएम ले लूं मैं और उसमें 9 ऐड कर दूं तो वो संख्या मुझे मिल जाएगी। ठीक है, अब इनका एलसीएम लेने का एक तरीका तो है कि वो बच्चों वाला तरीका लगाओ। एक तरीका है कि आपने 2 संख्याएं इसमें प्राइम नंबर दिख रही होंगी। ठीक है, तो प्राइम नंबर में क्या होता है? उनका मल्टीपल आपने करना ही पड़ेगा, उसमें कुछ भी कॉमन नहीं रहता है। तो हमने 13 और 23 का तो मल्टीपल करना ही पड़ेगा। अब ये बचा 10 और 20, तो 20 जो है 10 से भी डिवाइड होता है, तो केवल हमको 20 ले लेना है ओनली। ठीक है ना, अब आपको पता है कि लास्ट में 0 आएगा और 9 मुझे ऐड करना है, तो लास्ट में 9 आएगा और 9 एक ही में दे रखा है, तो ऑप्शन सेकंड वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो एलसीएम होगा इनका मल्टीपल प्लस के 9, क्योंकि 9 घटाने पर इनसे डिवाइड होनी चाहिए थी संख्या, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 5989, और ये आपका आंसर होगा। ये कॉमन सेंस है, थोड़ा सा आप लगाएंगे तो आप भी कर पाएंगे, क्योंकि 0 अगर आएगा किसी संख्या के लास्ट में, कोई भी संख्या यहाँ पे ABCD लिखी हुई है और यहाँ पर 0 है और यहाँ पर मैंने 5 ऐड करना है, तो लास्ट में 5 ही आएगा। समझ रहे हो? तो हमने कहा कि इसका मल्टीपल करेंगे तो लास्ट में 0 आएगा, और लास्ट में जब मैं 9 ऐड करूंगी तो लास्ट में 9 ही आएगा, और 9 एक ही में दे रखा था तो हमने अपना आंसर टिक कर दिया। ठीक है, अगर नहीं दे रखा होता, 2 में दे रखा होता, तो फिर हम मल्टीपल कर लेते, कोई परेशानी थोड़ी थी। ओके, चलिए इसको हटा देती हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो, यदि द्विघात समीकरण 2x² माइनस के 8x प्लस का k इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक और बराबर है तो k² माइनस के 5 का मान ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। ठीक है, जब मूल वास्तविक और बराबर होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू होता है आपका कितना? b² माइनस के 4ac। ठीक है, और जब d जो है हमारा कैसा हो? d जब हमारा 0 के बराबर हो, डी डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इसको, डी जब हमारा 0 के बराबर हो तब क्या होता है? मूल वास्तविक और बराबर होते हैं। ठीक है ना, मैं लिख देती हूँ, मूल मतलब कि रूट जो है वो वास्तविक और बराबर होते हैं, वास्तविक और बराबर होते हैं। ठीक है ना, बराबर। ठीक है ना, और जब डिस्क्रिमिनेंट जो है 0 से बड़ा होता है, 0 से बड़ा होता है, तो 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। ठीक है ना, 2 भिन्न वास्तविक
मूल होते हैं, ठीक है। और जब डिस्क्रिमिनेंट जो है 0 से छोटा हो, मतलब 0 बड़ा हो, डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा हो मतलब माइनस में हो, ठीक है, तब क्या होता है, तब कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता है, ठीक है ना। कोई लिख देती हूं मैं, कोई भी वास्तविक मूल नहीं। ओके, ये आपने याद रखने तीनों पॉइंट। ये क्वेश्चन आपका हर शिफ्ट में लगभग देखने को मिल रहा है, तो ये आपने आगे जो भी एग्जाम्स होंगे रेलवे के उनके लिए इसे याद रखना है। ये इसका फॉर्मूला होता है डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो यहाँ से हमारे मूल वास्तविक और बराबर है, तो बी ये वाला होगा, और यहाँ से मैं कहूँ कि 8 का स्क्वायर माइनस के 4, ए कितना हमारे पास 2 है, और c कितना हमारे पास k है, ठीक है ना। इक्वल टू क्या होना चाहिए हमारे पास, 0 होना चाहिए। 0 रखने के लिए 2 2 64 बनेगा, और ये 8 4 दूनी 8 बनेगा, और k फिर मुझे क्या लेना पड़ेगा कि ये 64 हो जाए, तो k की वैल्यू मुझे 8 लेनी पड़ेगी, तब हमारा क्या होगा, ये 0 के बराबर आएगा। तो k कितना आ जाएगा हमारा, 8 आ जाएगा। अब जो भी हमसे पूछा है k स्क्वायर माइनस के 5, तो ये कितना आ जाएगा, 8 का स्क्वायर माइनस के 5 इज इक्वल टू 59, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको फॉर्मूले ये सारी चीजें पता है तो आप इजिली चीजों को क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, चतुर्भुज एबीसीडी में ए 53 डिग्री, बी 46 डिग्री है, सी तथा डी के द्विभाजक ओ पर मिलते हैं, डी और सी का मान ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। तो कोई भी चतुर्भुज है ये, ठीक है ना, कोई भी मतलब कोई भी, ये मैंने बना दिया, ठीक से बन जाओ भाई, ऐसे नहीं बनाना है, अच्छा सा बनाना है थोड़ा सा। ये मैंने एक चतुर्भुज बना दिया, और मान लो कि ये वाला पॉइंट हमारा ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है, ठीक है ना। तो ए और बी हमारे पास है 53 डिग्री, और ये है हमारे पास 46 डिग्री, और सी और डी के समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं, और ये वाला एंगल मुझे बताना है कितना होगा, ठीक है। तो ये जो एंगल होता है हमारा एंगल COD या DOC जो भी दे रखा है, इसके बराबर होता है एंगल ए प्लस का एंगल बी बट्टे एंगल बी लिखना है मेरे को, एंगल ए प्लस का एंगल बी का आधा होता है आपका DOC बराबर। ओके, तो यहां से इस फॉर्मूला का यूज करके क्वेश्चंस को हम निकालें, तो ये आपका एंगल DOC इज इक्वल टू आ जाएगा 53 प्लस का 46 बट्टे 2, अब ये होगा 99 बट्टे 2, इसका मतलब होगा 2 चौक 8, 2 निम 18 और 2 पंजे 10, 49.5 डिग्री, और ये आपका आंसर हो जाएगा 49.5 डिग्री। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। मैंने ये सारे फॉर्मूले आपको कराए हैं ज्योमेट्री में। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में 150 डिग्री के केंद्रीय कोण वाले एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। मान लो ये हमने एक सर्कल बनाया, और 12 सेंटीमीटर रेडियस है, और रेडियस जो है यहाँ पर क्या है, ये 150 डिग्री का केंद्रीय कोण बनाते हैं, ठीक है। एक वृत्त में 150 डिग्री के केंद्रीय कोण वाले एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, इस वाले पूरे पार्ट का हमें एरिया बताना है, ये त्रिज्यखंड कहलाता है, ठीक है ना। इसका हमें क्या बताना है, एरिया बताना है। ये है हमारे पास 12 और ये है हमारे पास 12, तो इसका जो एरिया होता है, एरिया इज इक्वल टू होता है थीटा बट्टे 360 डिग्री इंटू का पाई आर स्क्वायर। ये जो है ये एल कहलाती है, एल, ठीक है ना, क्या कहलाती है, एल, ठीक है। चाप की लंबाई भी बोलते हैं इसको हम। तो ये एल जो है इसके बराबर होता है आपका थीटा बट्टे 360 डिग्री इंटू का 2 पाई आर, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, ये दो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, इसमें कोई भी नानुकुर नहीं चलेगा। अब हम अपने क्वेश्चंस को अगर सॉल्व करें तो हमसे पूछा है, तो एरिया बराबर क्या आ जाएगा, एरिया इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा थीटा मतलब कि 150 डिग्री बट्टे में 360 डिग्री इंटू का पाई इंटू का आर स्क्वायर मतलब 12 इंटू का 12, ठीक है ना। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या है इसकी, तो थीटा बट्टे 360 इंटू का पाई आर स्क्वायर। यहाँ से 12 से काटोगे 12 तिया 36, ओके, मतलब कि 30 बार, इससे इसको काटोगे तो 5 बार, और 12 5 60, ये आपका 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आपका आ जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा आपका आंसर, 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई को सॉल्व नहीं किया गया है तो पाई को वैसा ही रहने देंगे, ओके। चलिए, कोई क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता है तो अपन से एकदम से पूछ लेने का, ठीक है। चलो, 8 संख्याओं का औसत 124 है, सबसे छोटी संख्या
संख्याओं के योग का 16वां भाग है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। 8 संख्याओं का औसत 124 है। सबसे छोटी संख्या संख्याओं के योग का 16वां भाग है, तो संख्याओं का योग क्या आ जाएगा आपका 8 इंटू का 124, ठीक है ना। और सबसे छोटी संख्या अगर मैं x मान लूं तो x इक्वल टू कितना है, संख्याओं के योग का 16वां भाग, मतलब कि 1/16। बस इतनी सी बात है, इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करेंगे तो 8 दूनी 16, 2 से काटेंगे 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 62। ओके 62, और ये क्या होगा आपका आंसर। आसान था ना। देखो अगर आपको बेसिक चीजें सभी आती है तो सब आसान है। 76% की छूट देने के बाद एक सीलिंग फैन का मूल्य 3330 है। यदि कोई छूट नहीं दी जाती है तो दुकानदार को 50% का लाभ होता है। सीलिंग फैन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो 76% की छूट देने के बाद 3330 है, मतलब कि 24% मार्क्स प्राइस का। मार्क्स प्राइस का 24% इक्वल टू 3330, ठीक है ना, ये कह सकते हैं। तो मार्क्स प्राइस हमें चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सीपी। हमें क्या चाहिए, सीपी। सीपी बराबर कितना आ जाएगा 3330 का पूरा 100% निकालेंगे। पहले मार्क्स प्राइस है, 24% की वैल्यू है। अब ये मार्क्स प्राइस आ गया, ठीक है। अब इस मार्क्स प्राइस पे अगर हम बेच देते हैं तो 50% का प्रॉफिट होता है, ठीक है। मैं फिर से कुछ को समझा रही हूँ। 76% की छूट देने के बाद एक सीलिंग फैन का मूल्य 3330 है। कोई भी छूट नहीं दी जाती है तो 50% का लाभ होता है। उसका क्रय मूल्य हमसे पूछा है, ठीक है। तो ये मेरा ये वाला पार्ट अभी तक मेरा मार्क्स प्राइस है। अब इस पे बेचती हूँ तो 50% का लाभ हो रहा है। मेरा सीपी कितना होगा 100% होगा, मतलब ये 150% की वैल्यू होगी। बस इतना सा कुछ है, इसे हमें सॉल्व करना है। इसे सॉल्व अगर हम करें तो 50 दूनी और 50 तिया, ठीक है। उसके बाद मैं इसे 3 से काट दूं। सबसे पहले 3 से इसको काटूंगी तो 1 1 1 और 0 आ जाएगा। फिर मैं इसे 12 से 4 से काटूं, 4 छक्का 24 और 4 से काटूंगी तो 25 बार, ठीक है ना ये। फिर 6 से अगर मैं इसको काटूं तो 6 से इसको काटूं तो 6 कन 6, और उसके बाद कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 बचेगा, और 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 48 बाद 3 बचेगा, 6 पंजे 30, ठीक है। अभी देखो लास्ट में 1 0 जाएगा, 5 दूनी 10, 2 1 ही बार है, तो 1 0 की जगह दे रखा है, आपका 4 वाला राइट आंसर होगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 9250। ये थोड़ा कॉमन सेंस भी होता है। देखो मैंने कहा कि यहाँ पे 185 है, सीपी कितना आएगा मेरा, सीपी आएगा 185 इंटू का 25 इंटू का 2। अब देखो 5 तो यहाँ है, 2 एक ही बार है, तो 0 एक बार तो बनेगा ही बनेगा। जहां 5 का और 2 का मल्टीपल बनता है वहां 0 बनना तय है, ठीक है ना। तो जितनी बार 5 का 2 का मल्टीपल बनेगा उतने 0 आएंगे। यहाँ एक बार 2 दे रखा है तो 1 0 अवश्य आएगा, क्योंकि 5 तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 1 0 इधर ही दे रखा है और कहीं है नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा 9250, ठीक है जी। ऐसे भी कर सकते हो। बाकी आपका मन है नहीं पूरी कैलकुलेशन करेंगे तो पूरी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट, जमीन पर एक बिंदु से पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। पहाड़ी 171 मीटर ऊंची है, तो दिए गए बिंदु से पहाड़ी की चोटी तक की दूरी क्या है। जमीन पर एक बिंदु से पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। पहाड़ी 171 मीटर ऊंची है, तो दिए गए बिंदु से पहाड़ी की चोटी तक की दूरी क्या है। जैसे ये वाली पहाड़ी है, ठीक है ना, और पहाड़ी जो है 171 मीटर ऊंची है, और ये यहाँ पर जो कोण है वो कितने का है, उन्नयन कोण 60 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है। तो हमसे कहा है कि दिए गए बिंदु से इस वाले बिंदु से पहाड़ी की चोटी तक की दूरी क्या है, ये दूरी, ये वाली दूरी हमसे पूछी है। तो जब भी ये 60 डिग्री का होता है तो ये √3, ये 1 और ये 2 रेशियो बनता है। ओके, तो √3 की वैल्यू अगर हमारे पास ये है तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 5 15 और 7 21, मतलब कि 57 √3 आ जाएगा। अगर 1 बराबर इतना है तो 2 की वैल्यू मुझे चाहिए, तो 2 बराबर कितना आ जाएगा 114 √3। अब देखो यहां से ना करके आप ऑप्शन भी, मैंने ऑप्शन देख लिया था पहले ही, √3 एक ही जगह पर दे रखा है, तो पूरा ना सॉल्व करके आप यहां से भी जा सकते थे, इसे लगा सकते थे 114 √3। समझ रहे हो, क्या ऑप्शन से बच जाते थोड़ा सा। ऐसा होता है ऑप्शन, कई बार क्वेश्चन हमसे बोल रहा होता है कि मुझे सॉल्व नहीं करना है, पेन नहीं चलाना है, सिर्फ पढ़ो समझो और आंसर टिक करो, लेकिन हमारा
जब हम प्रैक्टिस करते रहते हैं, कुछ सॉल्व करते रहते हैं, तो हमारी आदत हो जाती है कि नहीं सॉल्व करेंगे पहले तभी आंसर टिक करेंगे, ऐसा हो जाता है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखो कि थोड़ा क्वेश्चंस को पढ़ा, उसके बाद ऑप्शन देख लो, फिर अपना क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करो। लास्ट में डिजिट क्या है ये देखना है, पहला तो यही देखना है कि लास्ट के डिजिट सभी डिफरेंट है, अगर डिफरेंट है तो फिर क्वेश्चंस को लास्ट के डिजिट वाले को फोकस करते हुए सॉल्व करना है, ठीक है। इससे क्या होता है ना, कैलकुलेशन से बच जाते हैं हम थोड़ा सा। अगर डिफरेंट नहीं सेम सेम है तो फिर उस हिसाब से सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए, 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली ट्रेन ए विपरीत दिशा में 28 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली ट्रेन बी को पूरी तरह से पार करने में 33 सेकंड का समय लेती है। मैं फिर से पढ़ती हूँ, 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली ट्रेन ए विपरीत दिशा में 28 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली ट्रेन बी को पूरी तरह से पार करने में 33 सेकंड का समय लेती है। ट्रेन बी की लंबाई ट्रेन ए की लंबाई की 1.5 गुनी है। ट्रेन बी पुल को 54 सेकंड में पूरी तरह से पार करती है, तो पुल की लंबाई क्या है ये हमसे कहा जा रहा है। तो ट्रेन ए की लंबाई और प्लस ट्रेन बी की लंबाई, ठीक है ना, इक्वल टू कितना आ जाएगा, दूरी बराबर चाल इंटू का समय। तो विपरीत दिशा में जब भी ट्रेनें चलती हैं तो क्या होता है आपका, ये L1 और L2 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जब भी विपरीत दिशा में ट्रेनें चलती हैं तो उनकी जो स्पीड होती है वो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, ऐड हो जाती है, ठीक है ना, ऐड करेंगे। तो 32 और 28 कितना आ जाएगा आपका 50 और ये 60, तो 60 अब किलोमीटर में है, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे, बिकॉज टाइम हमारा सेकंड में है, इनटू का टाइम। इसको सॉल्व अगर मैं करूं तो कितना आ जाएगा, 6 दिया और 6 से काटूंगी तो 10 बच जाएगा, 3 से काटूंगी तो 11 बच जाएगा, और 11 पन्ना 55 और ये 0, ये हमारे पास दोनों ट्रेनों की लंबाई आ जाएगी। अब हमसे ये कहा जा रहा है कि ए और बी की जो लंबाई है वो ए की 1.5 गुनी है, तो मतलब ये 2 होगा तो ये 3 होगा, ठीक है ना। मतलब 5 बराबर ये है तो 1 बराबर 110, तो 2 बराबर 220 और 11 तिया 33, मतलब ये इनकी लंबाइयां आ जाएंगी अलग अलग, ठीक है। अब बी के लिए हमसे कहा जा रहा है कि बी पुल को 54 सेकंड में पार कर लेती है, तो बी की लंबाई, ठीक है ना, कितनी है हमारे पास 330 प्लस का पुल की लंबाई, ठीक है ना, पुल की लंबाई, ओके। ब्रिज लिख देती हूँ, मैंने पुल ही लिख दिया क्या कहाँ दिमाग जा रहा है, प्लस का पुल की लंबाई, ठीक है ना, बराबर कितना आ जाएगा ये हमारा, बराबर आ जाएगा हमारा बी की चाल है 28 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो पुल की तो कोई चाल होगी नहीं, पुल तो चल नहीं रहा होगा, तो बी की ही चाल लेंगे, तो बी आ जाएगा 28 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे और टाइम कितना दे रखा है 54 सेकंड में, तो 54 से गुणा करेंगे इधर, 18 तिया 54, उसके बाद ये आ जाएगा आपका 8 × 40 140 और 14 × 14 14 28 14 तिया 42 420, ठीक है ना। तो केवल पुल की लंबाई कितनी आ जाएगी 420 माइनस के 330, 70 और 20 कितना होगा आपका 90, और ये आपका आंसर होगा, ठीक है। 90 ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। देखो हमने कहा हमें लंबाई तो निकालनी ही पड़ेगी बी की, बिना लंबाई निकाले पता नहीं चलेगा, तो हमने कहा कि ए की लंबाई प्लस बी की लंबाई इज इक्वल टू स्पीड इनटू का टाइम, तो ये 555 हमें प्राप्त हुआ। फिर हमें ये कहा गया कि बी की लंबाई जो है वो ए की लंबाई की 1.5 गुनी है, तो हमने रेशियो लिया 2:3 का आया हमारे पास में। तो हमने कहा कि 5 की वैल्यू 3 और 2 5 की वैल्यू अगर ये है तो 2 की वैल्यू 220, 3 की वैल्यू 330 हो जाएगी। अब बी की लंबाई 330 है, पुल की लंबाई हमसे पूछी थी, ये पी से आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप यहाँ पे पूरा पुल ही लिख लो, ठीक है ना, यहाँ पर ऐसे प्लस लिखो और यहाँ पूरा पुल लिख लो, ठीक है ना, पुल की लंबाई। यहाँ भी मैं लिख देती हूँ पुल की लंबाई, अभी ठीक है ना, पुल की लंबाई, ठीक है। पुल की लंबाई कितनी आ जाएगी 420 में से 330 माइनस करेंगे तो 90 मीटर। चले आगे बढ़े, मतलब आगे बढ़ते हैं चलना नहीं है, आगे बढ़ना है। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 15 है, तो एक्स क्यू प्लस का 1/x क्यू का मान ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। तो इसके फॉर्मूला एक्स क्यू प्लस का 1/x क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x का होल क्यू माइनस के 3 ब्रैकेट में x प्लस 1/x होता है, ठीक है। अगर माइनस का पूछा जाता तो एक्स क्यू 1/x क्यू इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/x का होल क्यू प्लस के 3 ब्रैकेट में x प्लस के 3 ब्रैकेट में x माइनस 1/x, ये आ जाता। अभी हमसे ये वाला पूछा है, ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले में लगाएंगे इसको, ये पूछा है। तो x प्लस 1/x का होल क्यू, 15 का होल क्यू कितना आ जाएगा 3375 माइनस के 3 इंटू का x प्लस 1/x इज इक्वल टू 15, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका 15 या 45, 45 अगर माइनस करेंगे तो 3330, ये आपका आंसर होगा।
3330 3330 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए, समझ में नहीं आ रहा है तो पूछने का है। टेलीग्राम पर डाउट ग्रुप क्रिएट कर रखा है, क्लास का कोई भी क्वेश्चन हो, अदर कोई भी क्वेश्चन हो पूछ लेना, ठीक है। वहाँ बच्चे सॉल्व करते रहते हैं। मेरी तबीयत थोड़ा सा डाउन है अभी भी, तो मैं वहाँ ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, बिकॉज मेरे को ये भी संभालनी पड़ती हैं चीजें। तो जो भी बच्चे जो हैं डाउट सॉल्व कर सकते हैं, जो भी स्टूडेंट डाउट सॉल्व कर सकते हैं, वो डाउट सॉल्व करके अपना दे दिया करो आंसर, अगर किसी ने पूछा है तो, ठीक है, ठीक है ना। कुछ बच्चे वहाँ जवाब दे भी रहे हैं, मतलब आंसर दे भी रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है मेरे को कि चलो एक जगह तो कोई संभाल रहा है अच्छे से। इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर नहीं है। टेलीग्राम डाउट ग्रुप में जो बच्चे अपना आंसर भेजते रहते हैं तो अच्छा लगता है मेरे को देख के, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो आप पूछ लो, अगर नहीं आएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगी, अगर वो बता पा रहे हैं तो फिर वहां से समझ लेना है आपने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, थोड़ा सा आप ध्यान से देख लो थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रिया ने 1240 में 45 केजी सेब और आम खरीदे। सेब और आम की कीमत क्रमशः 25 रुपए प्रति केजी और 30 रुपए प्रति केजी है। उसने आम पर पृथक रूप से कितनी धनराशि खर्च की है, ये हमसे कहा जा रहा है। 1240 में 45 केजी सेब और आम खरीदे हैं। सेब और आम की जो कीमत है वो 25 रुपए प्रति केजी और 30 रुपए प्रति केजी है। आम पर कितनी धनराशि खर्च की है, ये हमसे कहा जा रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा कि उसने सेब और आम जो खरीदे हैं, ठीक है ना, मतलब कि 1240 रुपए में टोटल खरीदे हैं, ठीक है। मैंने कहा कि सेब की कीमत अगर हमारे पास 25 रुपए प्रति केजी है और आम की कीमत 30 रुपए प्रति केजी है, तो यहाँ से मैं एवरेज मूल्य निकाल लूँ प्रति केजी में, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1240/45, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं इधर ले लेती हूँ 1240/45 अगर मैं करूँ तो किससे कट जाएगा, ये 9 पंजे 45 और 9 से तो नहीं कटेगा ये, क्योंकि ऊपर सम नहीं बढ़ रहा है, तो 5 से काटेंगे, 5 निम 45 और 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 5 40, ठीक है, ये बनेगा आपका। तो ये आ जाएगा आपका 248/9 रुपए प्रति केजी एवरेज मूल्य दोनों का, सेब और मैंगो का। अब हम क्या कर सकते हैं, इस पर एलिगेशन लगा सकते हैं ऐसे। अब देखो ये बड़ा है तो इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, तो 9 या 27, 270 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पर 22/9 आएगा, 9 से 9 कट जाएगा, रेशो लिख रही हूँ केवल में। 25 माइनस करेंगे तो 25 नंबर 225 के बाद में आपका 18 और 5 कितना आ जाएगा, 18, 25 निम्मा 225, ठीक है। 30 से 18 ज्यादा है, 18 और 5 कितना होगा आपका 23, तो ये 23 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो टोटल कितना है हमारे पास, 45 केजी है, 45 केजी, 45 केजी है तो 22 केजी यहाँ हो गया, 23 केजी यहाँ हो गया, टोटल 45 केजी की वैल्यू, 45 केजी 22 हो 23 केजी होंगे ये। अब मेरे से पूछा है आम पर, तो आम 30 रुपए प्रति केजी है, तो टोटल कितना आ जाएगा आपका, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 690 रुपए टोटल खर्चा किया होगा। अगर इसका पूछा जाता तो इधर आ जाता 25 दूनी 50 और 11 पन्ना 55, ये 550 रुपए इधर खर्च किए होते। बट हमसे आम का पूछा है तो 690 रुपए पहला वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो हमसे पूछा गया है वो बताएंगे। टोटल मूल्य करोगे तो 1100, 1240, 1240 हो जाएगा, ठीक है ना। 550 और 690 को ऐड करोगे तो 1240। चलिए नेक्स्ट, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है। ये इसकी ऊंचाई 102 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है, मतलब रेडियस हमसे पूछी है। मैंने कितनी बार आपको करा दिया है ये जो आपका सिलेंडर है, फिर भी एक बार और हम फॉर्मूले के सारे लिखेंगे, ठीक है ना। ये सिलेंडर हो गया हमारा, ये इसकी हाइट हो गई, ये इसकी रेडियस होगी, ठीक है, ये हाइट और ये रेडियस। इसके वॉल्यूम की अगर हम बात करें, वॉल्यूम बोले तो आयतन, आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसका सी ऐसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है 2 पाई आर एच, और टी ऐसे टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस का एच, ठीक है। ये होता है आपका 2 पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर एच, ठीक है ऐसे। अब यहाँ से हमसे कहा गया है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कि 2 पाई आर एच इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस का एच का आधा है, मतलब इसका आधा कर दे तो इसके बराबर ये है, यही कहा गया है हमसे।
अब यहाँ से 2πr से मैं 2πr काट सकती हूँ, 2 इधर आएगा तो 2h इजुकल टू r प्लस का h इधर आ जाएगा तो h इजुकल टू r आ जाएगा। और हमसे कहा गया है कि इसकी ऊंचाई 102 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या कितनी है, तो ऊंचाई बराबर रेडियस है, तो ये भी 102 सेंटीमीटर ही आ जाएगी और ये आपका आंसर हो जाएगा। आसान था ना? देखो फॉर्मूले याद है तो आसान है, फॉर्मूले याद नहीं है तो टफ है, तो फॉर्मूले तो आपने याद करने पड़ेंगे। अब ये काम आप मेरे को नहीं दे सकते कि मैम मेरे को फॉर्मूले याद करा के दो ठीक है, या ये काम मैं नहीं कर सकती कि आप कहें मैम फॉर्मूले याद करो, हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो मैं फॉर्मूले याद करूँ आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ऐसा नहीं होगा, फॉर्मूले आपने ही याद करने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए मैं सिर्फ समझा सकती हूँ कि ये कर लो। एक आदमी अपने मासिक वेतन का 12% घर के किराए पर खर्च करता है। यदि हर महीने वह 407 वाहन पर और 8,657 किराने पर खर्च करता है और शेष 924 रुपए बचाता है, उसकी मासिक वेतन कितना है? देखो, एक आदमी अपने मासिक वेतन का 12% घर के किराए पर खर्च कर देता है। यदि हर महीने वह 407 रुपए वाहन पर, 8,657 रुपए किराने पर और शेष 924 रुपए बचा लेता है, तो ये जो आपका 407 है, 8,657 है और 924 है, ये किसके बराबर होगा? 12% किराए पे खर्च कर दिए तो 88% बचेगा, तो 88% इजुकल टू कितना आ जाएगा आपका? 900 और 400 कितना होगा? 1300, 1300 और 7 अगर इधर लगा दो तो 31, तो ये आ जाएगा आपका 1331। तो ये आपका 8 और 8 और 9 और 9, ठीक है, ये आपका सम बन जाएगा पूरा। ओके, मैंने इनको ऐड कर लिया, इसको और इसको। अब 88% की वैल्यू ये है, तो मासिक वेतन उसका पूरा 100% होगा अपने आप में, तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो मैं इसे 11 से अगर काटूं तो 11 8 88 और 11 9 99 और 11 8 88, फिर 4 से हम इसे काट सकते हैं, 4 दूनी और 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, फिर इस 2 का ये कितने गुना है? आप कहेंगे 50 गुना है, तो इधर भी हम कितना गुना करेंगे? 50 गुना करेंगे। लास्ट में एक जीरो आएगा और एक ही जगह पर दे रखा है, तो 11,350 ये आपका आंसर होगा, 11,350। अब देखो ऑप्शन मैंने नहीं बनाए हैं, ऐसे ही ऑप्शन एग्जाम में पूछे गए हैं, समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी सहूलियत के हिसाब से ऑप्शन बना के यहाँ पे चुपका दिए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये ऑप्शन आपके एग्जामिनर ने बनाए हैं और वही मैंने यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, तो ऐसा है कि आपने लास्ट डिजिट पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट, 1440 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 2700 रुपए हो जाएगी, ये हमसे कहा जा रहा है। तो साधारण ब्याज PRT/100, तो प्रिंसिपल हमारे पास 1440 रुपए है, अमाउंट ये हमारे पास प्रिंसिपल है और ये हमारे पास अमाउंट है। ठीक है, इधर से लिख देती हूँ। अब इतना तो आपको आता ही होगा, शॉर्ट में रहने देती हूँ। प्रिंसिपल हमारे पास कितना है? 1440 रुपए और अमाउंट हमारे पास कितना है? अमाउंट है हमारे पास में 2700 रुपए। तो ब्याज कितना मिला होगा हमको? जो SI मिला है वो मिला होगा आपको 700 और 600, 700 और 600 1300 में से 40 जाएंगे तो 1260 हमें ब्याज मिला होगा। ठीक है, तो ब्याज बराबर क्या होता है? ब्याज बराबर होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% इंटू का PRT/100 बराबर 1260। इसे सॉल्व करना है, तो 0 0 से 100 गायब, 12 से काटेंगे तो 12 बाद जाएगा, फिर 12 से काटेंगे तो 12 एकन 12 और 12 पंच 60, फिर आपका टाइम बराबर 12 से काटेंगे तो 12 अट्ठे 96। ठीक है, 12 अट्ठे 96 और 96 के बाद कितना बचेगा? यहाँ पर देखो 8 पॉइंट में आएगा, 8.75 एक ही जगह पर दे रखा है, ये आपका आंसर होगा 8.75। टी बराबर कितना आ जाएगा? 8.75। दिस इज योर आंसर। चलिए, एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य 3,930 रुपए अंकित करता है। यदि 40% की छूट देने के बाद भी उसे लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य 3,930 रुपए अंकित करता है, 40% की छूट देने के बाद भी उसे लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है कि कितना होगा। ठीक है, अब देखो ये जो हमारा अंकित मूल्य है 3,930 रुपए, ठीक है,
40% की छूट देने के बाद बेचा गया है, तो मतलब कि 60% में बेचा गया होगा, इस सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अब ये भी उसको 20% का लाभ हो रहा है, तो सीपी कितना होगा 100% और ये वैल्यू 120% की होगी। ये क्या आ गया हमारा सीपी। एक लाइन में तोड़ने का इसको, ठीक है। यहाँ से 100 से 100 गायब, 60 से ये 2 बार गायब, और इस 2 से ये कितनी बार चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 निम 18, फिर 2 छिक्के 12 और 2 पंजे 10, 1965 ये आपका आंसर होगा। 1965 4 वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक लाइन में ही बनानी है पूरा, ठीक है ना, पढ़ के कुछ नहीं होता है सीपी। अब मैंने आपको बहुत अच्छे से सिलेबस में आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से करा रखी हैं। जब भी हम छूट देते हैं तो मार्क्स प्राइस पे देते हैं, फिर हम बेच देते हैं उसको। प्रॉफिट जब काउंट करते हैं तो सीपी से एसपी पर करते हैं। 100 में कोई वस्तु हमने खरीदी 112 में बेच दी तो 12% प्रॉफिट, 100 में कोई वस्तु हमने खरीदी और 90 में बेची तो 10% लॉस। समझ रहे हो, ऐसे इसे हटाती हूँ। एक व्यापारी को एक शर्ट 950 में बेचने पर 5% की हानि हुई, उसे इसे 1350 में बेचने पर x% लाभ होगा, x का मान ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है, ठीक है। तो 950 में बेचता है तो 5% की हानि होती है उसको, तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो 950 है ये 95% की वैल्यू होगी। 95% इज इक्वल टू 950। अब वो 1350 में बेचता है तो x% का लाभ होता है उसको, तो 1350 बराबर कितना आ जाएगा, ये इसका कितना गुना है आप कहेंगे 10 गुना है, तो ये किस संख्या का 10 गुना होगा, ये 135 का 10 गुना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 135 आ जाएगा। अब सीपी तो अपने आप में 100% होगा, ठीक है ना। सीपी कितना होगा अपने आप में 100% होगा। एक्स का मान हमसे पूछा है तो प्रॉफिट कितने का होगा, 35 अधिक में बेचा गया है तो 35% का, ये आपको आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो x% का लाभ होता है, एक्स का मान हमसे पूछा है, ये 135% की वैल्यू है, तो मैंने कहा कि सीपी अपने आप में 100% होगा और 135% पे हमने बेचा है तो 35% का लाभ होगा, ठीक है। सेकंड वाला आपका राइट आंसर होगा 35%। एक्स वाई और जेड के वेतन 10:20:20 के अनुपात में है। क्या है ये 10 20 20 1 2 2 लिखना चाहिए था ना। ये तो उनके वेतन के क्रम से 82%, 50% और 90% की वृद्धि की जाती है, तो उनके वेतन का नया अनुपात कितना होगा ये हमसे कहा जा रहा है। तो एक्स वाई और जेड रेशियो में मैं लिख देती हूँ 10, अब एक जीरो चुपका लो, रेशियो ही तो है, हम कुछ भी कर सकते हैं। 20 पहले मैं लिख लेती हूँ, 20 और फिर 20, हमने कहा रेशियो है तो एक एक जीरो चुपका सकते हैं। अब इसमें 82% की वृद्धि, पहले वाले में 82% की वृद्धि कर दी जाती है, दूसरे वाले में 50% की वृद्धि कर दी जाती है, तीसरे वाले में 19% की वृद्धि कर दी जाती है। फिर उसके बाद वृद्धि करने के बाद नया अनुपात हमसे पूछा है, तो 82% की वृद्धि करेंगे तो ये 182 हो जाएगा, 50% की वृद्धि करेंगे तो ये 300 हो जाएगा, और 19% की वृद्धि करेंगे तो 19 दूनी 38, मतलब कि 238 हो जाएगा। अब काट दो इसको, 2 से ही काट सकते हैं और किसी से काट नहीं सकते हैं, तो 2 निम 18 और 2 एकम 2, 2 से काटेंगे तो 150 और 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 निम 18, 91 150 और 119, ऑप्शन 4 वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन जैसा जैसा बोल रहा है वैसा वैसा ही करते जाने का। चलिए 31 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 15 इंटू 84 की पावर 6 को डिवाइड किया गया 31 की पावर 9 इंटू 2 की पावर 14 इंटू 84 की पावर 5 का सिंप्लीफिकेशन हमको करना है, सरलीकरण मान क्या होगा। अब देखो 31 की पावर 10 को 31 की पावर 9 से डिवाइड करोगे तो केवल यहाँ पर 31 बचेगा, ठीक है ना। ये पूरा कटेगा और 31 बचेगा, ये पूरा कटेगा और यहाँ पर केवल 2 बचेगा, ये पूरा कटेगा और यहाँ पर केवल 84 बचेगा, ठीक है। अब देखो लास्ट वाले डेट सब में अलग अलग है, तो यहाँ पे 2 एकम 2 2 आएगा और 4 दूनी 8 8 आएगा लास्ट में, और 8 एक ही दे रखा है, सब में क्या है अलग अलग डेट है। तो हमने क्या किया, ऑप्शंस को देखा और हमने कहा कि लास्ट में 8 आएगा, तो ये वाला आपका क्या होगा आंसर होगा। ऑप्शन मैंने नहीं बनाए हैं, मैं फिर से कह रही हूँ, ऑप्शन आपके एग्जामिनर ने बनाए हैं। चलिए ए किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है, बी 22 दिनों में पूरा कर सकता है, यदि वे पहले बी से शुरू करते हुए एकांतर दिनों में कार्य करते हैं तो कार्य जो है कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, ये हमसे कहा जा रहा है। ए किसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है और बी किसी कार्य को 22 दिनों में कर सकता है,
ठीक है। तो टोटल वर्क इनका एलसीएम, अब देखो 2 और 2 कॉमन आ जाएगा तो 18 ले ले और यहाँ से 11 ले ले, तो एलसीएम आ जाएगा हमारा कितना 8, 9 और 1। ये क्या होता है हमारा टोटल वर्क भी होता है। 18 से अगर काटोगे तो 18 एक 18, 18 एक 18, 22 से काटोगे तो 2 में 18, 2 में 18 मतलब कि 9 बच जाएगा। अब 20 से स्टार्ट हो रहा है काम, 20 स्टार्ट करेगा तो 2 डेज में काम कितना हो जाएगा, 2 डेज में काम होगा हमारा 20, ठीक है ना, 20 काम हो जाएगा, 11 और 9 20 काम हो जाएगा। मेरे को काम करवाना है 198, तो मल्टीपल करके इसके आसपास पहुंच जाते हैं। तो 20 का अब देखो 10 से मल्टीपल करें 200 हो जाएगा, उतना नहीं जाना है हमने, तो 9 बार करो, 9 दूनी 18 मतलब 180 काम करने में कितना वक्त लगेगा, 18 दिन का वक्त लगेगा, ठीक है ना। 18 डेज, 18 डेज में कितना काम कर लेंगे ये 180 काम कर लेंगे। अब बारी किसकी आएगी फिर बी की, क्योंकि बी से स्टार्ट किया फिर ए तो 2 दिन का लिया, फिर बी की बारी आएगी अब, ठीक है ना। तो 19 दिन में एक दिन में इधर ऐड कर दूं, और बी कितना काम करता है एक दिन में 9 काम करता है, ठीक है। तो 189 काम कितने दिन में हो जाएगा, 19 दिन में हो जाएगा, 90 डेज में हो जाएगा। अब ए की बारी आएगी, ठीक है ना। अब ए की बारी आएगी और एक दिन में काम करता है 11, कितना काम करता है 11, लेकिन मुझे काम कितना कराना है, मुझे काम कराना है 8 और 1 9, ओनली मुझे 9 काम कराना है। मुझे इधर काम कितना कराना है, केवल 9 काम कराना है। तो टाइम कितना लगेगा, 9 काम करा लो तो यहाँ पे 198 आ जाएगा, तो टाइम कितना लगेगा 19 सही 9/11 का, क्योंकि ए अब आ जाएगा, ठीक है। इतने दिन का टाइम लगेगा 19 सही 9/11 दिन का, 19 सही 9/11 और 80 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको समझ में नहीं आया हो, छोटा छोटा मैंने लिख दिया है, तो मैं इस वाले पॉइंट को इधर लिख देती हूँ, ठीक है ना। यहाँ से हटा देती हूँ मैं, और इधर से मैं इसको पूरे को हटा करके इधर ले जाती हूँ। यहाँ तक समझ में आ रहा है। मैंने कहा कि 18 दिन में हमारे पास जो काम हुआ है वो हुआ है 180, मुझे काम कराना है ये वाला। तो मैंने कहा बी की बारी आएगी और बी एक दिन में 9 काम करता है, तो मैंने कहा यहाँ पर 189 काम हो जाएगा और यहाँ पर टोटल 90 डेज आ जाएंगे, ठीक है। अब मैंने कहा ए की बारी आएगी और ए एक दिन में 11 काम करता है, लेकिन मेरे को 9 ही कराना है, मेरे को 9 काम और कराना है, तो यहाँ पे 198 काम हो जाएगा। अब एक दिन में 11 काम करता है, तो 9 काम करने में ए को कितना टाइम लगेगा, 9/11 का टाइम लगेगा, और 19 ये मेरे पास था ही, तो इतने दिन का टाइम लगेगा 19 सही 9/11 दिन का, ठीक है। अभी समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा हो समझ में तो अपने सिर को थोड़ा सा जोर से दीवार में मारने का, इतने जोर से कि याददाश्त बनी रहे, बाकी पूरी नसें हिल जानी चाहिए। चलो, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प 216 x³ प्लस का 27 y³ प्लस का 324 x² y प्लस का 162 xy का स्क्वायर के समतुल्य है। ये क्यूब है किसका, देखते ही पता चल रहा है, 6x प्लस का 3y का होल क्यूब। ये आपका क्या है आंसर, 6x प्लस का 3y का होल क्यूब करेंगे तो ये आपको मिलेगा। ला 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 ला, ला। देखो प्रैक्टिस आपने कर दी है, प्री आपने दिया है, तो मैं मान के चलूंगी कि मेंस के लिए टुच्चे टुच्चे तरीके आपको आते होंगे, ठीक है। चलिए, ये लल्लुएस्ट चीजें हैं, इनके लिए घबराना नहीं है बिल्कुल भी। डच 445 किलोमीटर की दूरी 89 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। अगली 495 किलोमीटर की दूरी 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, और उसके बाद 250 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी है ये हमसे कहा जा रहा है। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू कुल दूरी बट्टे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी आ जाएगी, 445 और 995, 800 और ये 940, 900 और 200 1190, 1190 टोटल दूरी आ जाएगी। और टोटल टाइम कितना आ जाएगा, इससे काटूंगी तो 8 5 40, 9 5 45, 5 घंटे का इधर आ जाएगा। फिर 55 से काटूंगी तो 5 9 45, 5 9 45, 9 घंटे का यहाँ आ जाएगा। फिर 50 से इसको काटूंगी तो 5 घंटे का यहाँ आ जाएगा। दिस इज एवरेज स्पीड, कुल दूरी बट्टे कुल समय। ये छोटी छोटी कैलकुलेशन दिमाग में करना सीखना है। अगर दिमाग अलाउ नहीं कर रहा है इसे करने का, तो उसको मैंने आपको तरीका अभी भी बताया है, क्या करने का है, सिर को थोड़ा सा जोर से दीवार में मारने का है, हिल जाए पूरी नसें और याददाश्त बनी रहे, ठीक है। ये कितना आ जाएगा हमारा 1190 बट्टे कितना 19, 19 से काटोगे
तो 19 छिक्के 114। अब 6 सभी जगह दे रखा है, मेरे को एक पॉइंट था वो सॉल्व करना पड़ेगा। 19 छिक्के 114 के बाद 5 बचेगा, 19 दूनी 38, 62.63 एक इंक दे रखा है, ये आपका आंसर 62.63। जब मैं क्वेश्चंस को सब बना लेती हूँ ना, मेरा ऑप्शन पे ध्यान रहता है। तो आप भी अभी आपने प्रैक्टिस करनी है, तो कैलकुलेशन तो करनी है, बट ऐसे देख के आंसर टिक करना है, कैलकुलेशन बाद में करनी है, ठीक है। इससे क्या होगा ना, आपकी हैबिट बन जाएगी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। चलिए नेक्स्ट, एक कक्षा टेस्ट में 50 विद्यार्थियों के औसत अंक 45 है। 50 के औसत अंक कितने? 45। बाद में यह पाया गया कि एक उदाहरण में 25 अंक को गलती से 35 के रूप में दर्ज किया गया था। दूसरे उदाहरण में 30 अंकों को गलती से 28 के रूप में दर्ज किया गया था। कक्षा के वास्तविक औसत अंक कितने हैं? तो 50 विद्यार्थी हैं जिनका एवरेज हमें 45 दे रखा है। अब दो संख्याएं हैं, एक 25 है जिसे गलती से 35 लिख लिया गया है, और एक संख्या कितनी है? 30 है जिसे गलती से हमने 28 लिख लिया है, ठीक है। यहाँ हमने कितना अधिक लिखा है तो आप कहेंगे 10, यहाँ हमने कितना कम लिखा है तो आप कहेंगे 2, ठीक है ना। 25 को 35 10 ज़्यादा ले लिया, 30 को 28 2 ज़्यादा ले लिया, तो हमने ज़्यादा कितना ले लिया है टोटल? 10 में से 2 जाएंगे तो टोटल हमने 8 ज़्यादा ले लिया है। तो एवरेज पर कितना फर्क पड़ा होगा? एवरेज पे फर्क पड़ा होगा 8/50, ज़्यादा हो गया होगा एवरेज। तो 5 एकन 5 और 5 छिक्के 30, और ये 0.16 एवरेज हमारा ज़्यादा हुआ होगा। तो यहाँ से हम 0.16 माइनस कर देते हैं, तो ये 44.84 ये नया एवरेज आपका आएगा, जो कि वास्तविक होगा, रियल एवरेज होगा, एक्चुअल एवरेज होगा, ठीक है। ऑप्शन 3 वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। जितना सम पे फर्क पड़ेगा उतना ही एवरेज पे भी फर्क पड़ेगा बाबा। चलिए जनशक्ति में कमी के कारण एक कारखाने में उत्पादन 20% कम हो जाता है। मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए कार्य घंटों में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी? जितना पहला था उतना ही करना है। तो 20% कम हुआ है, मतलब 5 से 4 हुआ है, ठीक है। 5 से कितना हुआ है? 4। अब 5 से 4 हो गया है, 4 से मुझे 5 बनाना है, तो कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी? 1/4, और ये क्या होता है आपका? 25%। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, नॉट माई आंसर। ऑप्शन 4 वाला आपका राइट आंसर होगा। 29%, 28% और 13% की 3 क्रमिक छूटों के बराबर एकल छूट हमें बतानी है, कितनी होगी? आप करेंगे इस क्वेश्चन को या मैं ही करूं? देखो हमें सक्सेसिव लगाना है, पहले 2 पे लगा लो, फिर इस पे भी लगा लेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा उसमें मिला करके, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 29 प्लस का 28 माइनस का 29 इंटू का 28 बट्टे में 100, ठीक है। इसे मैं सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा हमारा 50 और 57, और ये आ जाएगा हमारा 28 तिया कितना होता है आपका? 8 तिया 24, मतलब कि 84, और उसके बाद 28 मुझे माइनस करना है इसमें से, ठीक है ना। मैंने 30 से मल्टीपल कर दिया ना, तो 28 से मुझे माइनस करना पड़ेगा अब। तो इसमें से 6 आ जाएगा, और साथ में से गलत तो नहीं कर दिया मैंने 20, अरे रे गलत तो कर दिया मैंने, ला 29 का स्क्वायर कर देते हैं 841, और उसके बाद 29 ही माइनस कर देते हैं, ये हमारा होगा सही से। यहाँ 2 आ जाएगा, और उसके बाद हमारा यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ 8 आ जाएगा, तो ये 8.12 माइनस हो जाएगा, 8.12। 8 माइनस करेंगे तो 49, 49 में से इतना और माइनस करेंगे तो 48.88 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 48.88%। इसको हमने सॉल्व किया, इसको हटा देते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन हमने साइड में कर ली थी। अब दोनों पे लगाया सक्सेसिव, तो इतना आया हमारा सक्सेसिव डिस्काउंट। अब 13% और हमें इंक्लूड करना है, तो 48.88, 48.88 प्लस का 13 माइनस का 48.88 इंटू का 13/100। अब देखो एक चीज मैं देखूं, ऑप्शन थोड़ा सा दूर दूर है, लेकिन फिर भी मेरे को करना तो पड़ेगा कैलकुलेशन, इससे काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 50 और 60, 61.88, ठीक है, 61.88 आ जाएगा। इसमें से मुझे माइनस करना पड़ेगा कितना? 13 8 104, कैरी लेंगे 10, 13 8 104 और 10
114, कैरी लेंगे 11, 13 8 104 और 11 कितना होगा आपका 115, कैरी लेंगे कितना आ जाएगा आपका 11, 13 चौका 52 और 11 कितना होगा आपका 63। तो ये आपका आ जाएगा कितना 4 संख्या क्वार्टर लगाएंगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से मुझे पॉइंट के बाद कितना 6 यहाँ लेना है और पॉइंट के बाद मेरे को 3 5 माइनस करना है, इसको छोड़ दो, 2 पॉइंट के बाद छोड़ दो, इतना ही ले लेते हैं। तो ये आपका 3 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा और ये आपका 4 और 1 5 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा। तो 55.53 ऑप्शन सेकंड वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, 55.53। ठीक है, कैल्कुलेशन तो देखो करनी ही पड़ेगी और कोई तरीका है नहीं है। जल्दी कैल्कुलेशन कर पाएंगे तो जल्दी हो जाएगा, जल्दी नहीं कर पाएंगे तो फिर आपने ऐसे ही करना पड़ेगा। तो ये जो रिजल्ट है आपका 29% और 28% और आपका कितना था 13%। इसका एकल छूट मतलब कि इसके समतुल्य छूट क्या होगी, सबको मिला दिया जाए तो 55.53%। दिस इज आंसर। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसको हटा देते हैं क्योंकि आंसर तो हमने निकाल ही दिया है, फालतू में इस लाइन को लिख करके और बड़ा नहीं बनाएंगे। चलिए, दिए गए व्यंजन को सरल कीजिए। अब देखो सरल करना है मेरे को, तो देखो 5z 9y, 9z 5y और माइनस का 81z स्क्वायर, यहाँ में स्क्वायर करूँ तो 25z स्क्वायर प्लस का 91y स्क्वायर, 25 नॉन में 81 z स्क्वायर, तो 25z स्क्वायर यहाँ से और यहाँ से प्लस का 9 में 81 z स्क्वायर। ठीक है ना, प्लस है तो इसलिए करते जा रहे हैं। यहाँ से प्लस का 9 में 81 बाई स्क्वायर और यहाँ से प्लस का 25 बाई स्क्वायर, यहाँ से माइनस का 9 पंजे 45 दूनी 90 जेड बाई और यहाँ से प्लस का 9 पंजे 45 दूनी 90 जेड बाई, किसका यहाँ प्लस का आएगा। ठीक है, तो इससे ये कट जाएगा और मेरे पास माइनस का 81 जेड स्क्वायर, इसे मुझे सॉल्व करना है बस। तो 81 जेड स्क्वायर से ये वाला कट जाएगा 81 जेड स्क्वायर। अब मेरे पास बचेगा क्या 25 जेड स्क्वायर प्लस का 86 बाई स्क्वायर। गलत तो नहीं कर दिया मैंने कहीं बाई को, गड़बड़ तो कुछ कर दिया है क्या, क्योंकि ऐसा है नहीं ना, 106 आना चाहिए। कुछ गड़बड़ किया है क्या मैंने, क्या गड़बड़ किया है मैंने। 81 जेड स्क्वायर माइनस का है और हमारे पास 81 जेड स्क्वायर यहाँ प्लस का है, 25 जेड स्क्वायर प्लस का 81 जेड स्क्वायर प्लस का 9 में 81 बाई स्क्वायर प्लस का 25 बाई स्क्वायर माइनस के 2ab और प्लस का 2ab से कट जाएगा माइनस का 81 जेड स्क्वायर, 81 जेड स्क्वायर से 81 जेड स्क्वायर कट जाएगा। अच्छा 25 लिखना है ना, यहाँ पर मैंने ये गलती कर दी है, वही मैं कह रही हूँ गलती कहाँ हो गई है मेरे से। आप लोग भी सोचते होंगे ना मन मन में, मैं कहाँ क्या क्या लिखते हुए चली जा रही हूँ। है देखो ये आ जाएगा हमारा 106 बाई स्क्वायर और ये आपका आंसर होगा। जल्दी ही कैमरे वैमरे की सेटिंग करवा के लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे। जल्दी तो नहीं हो पाएगा, मतलब दीपावली तक का टाइम लग जाएगा वेट करना पड़ेगा आपको। उससे क्या रहेगा ना, आप कमेंट में बता पाएंगे मैम आपने ये गलत लिख दिया है, इसे सही कीजिए, फिर मेरा दिमाग एकदम से क्लिक करेगा उस जगह पर। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये आपका थर्ड वाला आंसर होगा। इसमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले घन का आयतन क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है घन का आयतन। तो ये हमने एक घन बनाया, ये घन नहीं है, अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, पूरी तरह से कंप्लीट इसे करेंगे पहले। ठीक है, फिर ये घन बनेगा। ये हमारा घन बन के रेडी हो गया। ठीक है जी, घन में क्या होता है सभी साइड बराबर, मतलब ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी बराबर, सभी को हम ए मान लेते हैं। तो इसका फॉर्मूले लिखवाएं क्या, चलो लिखवा देते हैं। वॉल्यूम की बात करें, इसके आयतन की अगर बात करें तो वो होता है ए क्यू। इसका लेटरल सरफेस एरिया पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है 4a स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर। विकर्ण मतलब कि डायगोनल की अगर हम बात करें तो डायगोनल इसका होता है आपका a√3। ठीक है, विकर्ण क्या होता है, इस वाले पॉइंट से पीछे वाले इस वाले पॉइंट को मिला दो, दिस इज विकर्ण।
ये 4 फॉर्मूले आपको इसमें पता होने चाहिए। आप संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कि 6a² इज इक्वल टू, मेरे को दे रखा है 216, 216 अगर मैं करूं तो यह आपका 36 इंटू का 6, ठीक है ना, ये है आपका। अब 6 से 6 हमारा कट जाएगा और ये क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर, तो a बराबर कितना आ जाएगा 6, a बराबर 6, आयतन हमसे पूछा है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होगा 6 का क्यूब होगा, और 6 का क्यूब क्या होता है 216, ये आपका आंसर 216, ऑप्शन 3 वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ऑप्शन से भी कर सकते थे, आपको पता है कि यहाँ पे 6 है, तो ये तो क्यूब है नहीं है, ये 5 का क्यूब है, ये 7 का क्यूब है, तो चला गया, एक ही ऑप्शन बचता है, तो ऐसे भी काट के कर सकते थे आप। बट ये ना आपका दिमाग किस मूवमेंट पे क्या काम कर रहा है, ये चलिए, ये a² प्लस का b² इक्वल टू 83 है, a इंटू बी इक्वल टू 6 है, और a b से बड़ा है, तो a माइनस के b अपॉन में a प्लस b का मान क्या होगा। तो यहाँ से सबसे पहले मैं a प्लस b निकालूं तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा अंडर रूट का a प्लस b का, इसका होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस के 2a भी लगाएंगे ना, तो मैं अंडर रूट में ले गई इसको पूरा, तो 83 और प्लस के 2ab मतलब कि 6 दूनी 12, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा 95 आ जाएगा a प्लस बी बराबर, और a माइनस बी निकालूं तो अंडर रूट का 83 माइनस का a प्लस 2ab मतलब 6 दूनी 12, तो ये आ जाएगा अंडर रूट का 1 और 7 71। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए a माइनस के b अंडर रूट का 71, a प्लस के b अंडर रूट का 95 इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 71/95, और ये आपका आंसर 71/95, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया इधर, अपन ने फॉर्मूला लगाया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस का 2ab होता है, तो मुझे केवल a प्लस बी अगर चाहिए तो स्क्वायर हटेगा, इधर रूट लग जाएगा, और ये मेरे पास a² प्लस b² प्लस के 2ab रूट के अंदर ये आ जाएगा, ठीक है, यही लगाया, सेम मैंने इसमें भी ऐसा ही कर दिया है, समझ में आ गया। चलिए, यदि 8 अंकीय संख्या ये वाली 4 से विभाज्य है तो p का अधिकतम मान क्या होगा। इतना ललोएस्ट सवाल सोच नहीं सकते है कि ये भी पूछ सकते हैं। अब देखो 4 से अगर कोई संख्या डिवाइड है तो रूल क्या कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट, ओनली 2 डिजिट संख्या के 4 से डिवाइड होते हैं लास्ट वाले, तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। ये लास्ट के 2 डिजिट 88 है जो कि 4 से डिवाइड है, तो p कुछ भी होगा, ये पूरी संख्या डिवाइड होगी 4 से। अधिकतम मान है तो अधिकतम जो भी ऑप्शन दिख रहा है वो चिपका दो फिर, ठीक है ना, तो p इक्वल टू 9 आ जाएगा। किसी भी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी, बीच के शुरुआत के अंक उसके कुछ भी सही थे। तो ये p आप अपने आप में कुछ भी होगा, चाहे 4 रख दो, चाहे 5 रख दो, चाहे 9 रख दो, चाहे 7 रख दो, ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। अब p का अधिकतम मान हमसे पूछा था, अधिकतम इसमें 9 ही है तो 9 रख दिया, ठीक है। चलो 9 ही है, यूनिट डिजिट में सबसे बड़ा वैल्यू 9 ही है, ठीक है। उसके बाद 0, उसके बाद 11 रखेंगे तो एक आ जाएगा, आ जाएगा यूनिट डिजिट, समझ लो ऐसे। चलिए, ये 18% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाए तो 60,000 की राशि 1 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी। 18% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 60,000 की राशि 1 वर्ष में। अब देखो ये जो 18% है ये 12 महीने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 18%, तो अर्धवार्षिक छमाही के लिए 6 महीने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी 9% आ जाएगी, ठीक है। अब 1 साल मतलब कि 12 महीने में ब्याज हर 6 महीने पर कैलकुलेट होगी तो 2 बार होगी, ठीक है। तो मैं 9% इक्वल टू 9/100, तो मैं ये कह सकती हूँ कि 100 से 109 6 महीने में होता है, ठीक है ना, ये कह सकती हूँ। तो 12 महीने में 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने में टाइम अगर डबल है तो स्क्वायर करेंगे इसका, ये 10,000 से कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 9 में 81, 9 ऐड कर देंगे तो 118 ये हो जाएगा, ठीक है, ये स्क्वायर हो गया इसका। अब ब्याज मेरे से पूछा है सिर्फ, तो ब्याज कितना मिलेगा, प्लस कितना हुआ है 1881। अब इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है कितनी 60,000, ठीक है, 60,000 इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है, मतलब कि कितना गुना है 6 गुना है,
तो इधर भी कितना आ जाएगा, 6 गुना आ जाएगा, लास्ट में 6 आएगा, 2 जगह दे रखा है। तो सॉल्व करेंगे, 6 एकन 6 और 8 पंच 40, 8 छक्के 48, 86 आएगा और 86 एक ही जगह दे रखा है। अब हम कर सकते हैं इसको, 71 और 286, ये आपका आंसर होगा। ब्याज पूछा है 60,000 की राशि पर एक वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। क्या पूछा आपसे, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाए तो 60,000 की राशि एक वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, अमाउंट हमसे पूछा है ना, अमाउंट पूछा है बेटा। हाँ तो ठीक है ना, यही आएगा, इसकी वैल्यू नहीं आएगी, फिर ये इसकी वैल्यू आएगी, 11,881 इंटू 6 करेंगे तो ठीक है ना, इसकी वैल्यू नहीं आएगी, ब्याज नहीं पूछा है हमसे, हम भी कुछ कुछ चुपका दे रहे हैं ऐसे ही, देख रहे हो, अमाउंट हमसे पूछा है। तो ये 6 गन 6, 8 पंच 40, 8 छः 48, 4 लेंगे, 8 छः 48 और 4 52, कैरी लेंगे 5 आ जाएगा, फिर ये 6 गन 6 और 5 11, कैरी लेंगे आपका 1 आ जाएगा, 6 और 1 7, 71, 286। मैंने पूरा मल्टीपल करके अपने आप को संतुष्ट कर लिया एकदम कि सही है या नहीं है। कई बार ऐसा होता है ना कि मैं ब्याज निकाल के चुपका देती हूँ, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है, ध्यान देती हूँ क्वेश्चन पे कि मैंने क्या लिखा है, ऐसा घबराना नहीं है कि मैम कुछ भी लिख के निकल जाएगी, ऐसे नहीं निकल जाएगी, ठीक है, मैम कुछ भी लिख के नहीं निकल जाएगी, आपको एकदम सही सॉल्यूशन दिया जाएगा। एक स्मार्ट वॉच सेट का अंकित मूल्य 640 से 30% और 25% की 2 क्रमिक छूटों पर बेचा जाता है। नगद भुगतान पर 25% की अतिरिक्त छूट दी जाती है। नगद भुगतान पर स्मार्ट वॉच सेट का विक्रय मूल्य क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। अंकित मूल्य कितना है, 640 रुपए। 30% 25% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है। 30% की दी जाएगी तो 70% बचेगा, 25% की अगर दे दी जाएगी तो 75% बचेगा। नगद भुगतान अगर करोगे तो 25% की एक और छूट दी जाएगी तो फिर से 75% बचेगा, ठीक है जी। तो नगद भुगतान पर स्मार्ट वॉच का विक्रय मूल्य हमसे पूछा है, इसे करेंगे सॉल्व करोगे तो 25 तिया 75 और 25 चौका 100, 25 तिया 75 और 25 चौका 100, उसके बाद 0 0 और 100 गायब, और 4 चौक 16 से 16 चौका 64 ये गायब, फिर 3 त्रिका 9 और ये कितना आ जाएगा, 7 चौक 28, 8 8 ने 72, 252, ये आपका 4 वाला राइट आंसर होगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा आपका 252। लास्ट वाले डेट सभी में क्या थी, अलग अलग थी, तो हमने कहा 2 आएगा लास्ट में और 2 एक ही में दे रखा, ठीक है। ये क्या बन रहा हमारा, ये बचा था हमारे पास 4 इंटू का 7 इंटू का 3 इंटू का 3, तो ये 7 चौक 28, 8 तिया 24 और 4 तिया 12, लास्ट के डेट पे अपन चले गए, ओके। ऐसे भी हम कर सकते हैं ऑप्शन, ये मैंने लिखा फिर हमने देखा लास्ट डिजिट अलग है, आपने भी देखना है, फिर टिक करने के बाद पूरी कैल्कुलेशन भी करनी है, ये कंपलसरी है। ऐसे नहीं कि मैम ने ऐसे कर दिया तो मैं भी ऐसे ही करके छोड़ देता हूँ, ऐसे नहीं करना है, आपने पूरी कैल्कुलेशन करनी है, इससे क्या होगा, कैल्कुलेशन अच्छी होगी आपकी। चलिए, हर क्वेश्चन में ऐसे नहीं लगेगा ना, कुछ क्वेश्चन में आपको कैल्कुलेशन भी करनी पड़ेगी, इसे प्रैक्टिस में करेंगे, अभी क्वेश्चन करा था वैसे ही करना है, सक्सेसफुल लगा करके, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट होता तो मैं सॉल्व कराती। 6 पेन और 5 पेंसिल की कीमत 259 रुपए है, 59 पड़ते हैं 59 को। यदि एक पेन की कीमत 9 रुपए कम हो जाती है और एक पेंसिल की कीमत 4 रुपए बढ़ जाती है, मैं लाइन बनाते चलती हूँ। 6 पेन 5 पेंसिल की कीमत 259 रुपए है, मतलब 259 रुपए है। पेन की कीमत 9 रुपए कम कर दें और पेंसिल की जो कीमत है वो 4 रुपए अगर हम बढ़ा दें तो 19 पेन और 2 पेंसिल की कीमत 90 रुपए हो जाती है, ठीक है। तो 13 पेन और 2 पेंसिल की कीमत क्या होगी, ये हमसे कहा जा रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, देखो मैंने कहा कि 6 पेन प्लस का 5 पेंसिल, 6 पेन प्लस का 5 पेंसिल जिनकी कीमत मुझे 259 दे रखी है, ठीक है, ये दे रखी है। अब मैंने कहा कि एक पेन की कीमत 9 रुपए कम हो जाती है और एक पेंसिल की कीमत 4 रुपए बढ़ जाती है। पेन में अगर हम 9 रुपए कम कर दें और पेंसिल में अगर हम 4 रुपए बढ़ा दें तो हमारी जो कीमत आ रही है वो किसकी, 19 पेन प्लस का, इसको ऐसे कर देती हूँ, ठीक है ना, प्लस का 2 पेंसिल इक्वल टू 90 रुपए कीमत हो जाती है, ठीक है। मैंने कहा कि अगर ये कम नहीं हुआ होता प्राइस तो कितना होता, कितना और मूल्य बड़ा होता, तो 19 निम्मा 171 रुपए यहाँ पर और
कम हुए हैं तो बड़े होते यहाँ पर, और 4 रुपए यहाँ पर बढ़ा दिए, 4 दूनी 8 रुपए यहाँ पर कम होते। अगर यहाँ मूल्य था वैसा ही यहाँ रहता तो इतना फर्क पड़ता, मतलब प्राइस मेरा कितना और बढ़ जाता। 8 माइनस कर दूं तो 170 में से 7 जाएंगे तो 163, ठीक है ना, 163 रुपए यहाँ पर और बढ़ते। तो ये 3 और ये 15 के 5 और ये 2, 253 रुपए ये मूल्य होता है इसका। अगर ये प्राइस इधर उधर कम नहीं हुआ होता तो ये मूल्य होता या नहीं होता? आप कहोगे यस मैम यही मूल्य होता। अब मैं इस वाली लाइन को हटा करके यहाँ पर 253 लिख लूं, आपकी इजाजत हो तो, या फिर मैं इसको इतना ही रहने देती हूँ, अपने क्वेश्चन को इधर लेके आती हूँ। ये मैंने क्वेश्चन जो बोल रहा था वो किया है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमने कहा कि 6 पेन प्लस का 5 पेंसिल, ये हम अपने दिमाग में भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन आपके लिए वो ठीक नहीं था, आपके लिए हर चीज लिखनी पड़ेगी। फिर हमने कहा कि 19 पेन प्लस का 2 पेंसिल इजुकल टू कितना है 253, हमने ऐड कर दिया जितना कम ज्यादा हो रहा था वो, ठीक है ना, ये लिख दिया हमने। अब मैंने कहा कि 13 पेन और 2 पेंसिल की मूल कीमत मेरे से पूछी है, तो मैं पेन की कीमत निकाल लेती हूँ। तो पेंसिल को इक्वल कर दूँ, यहाँ 10 बनाने के लिए इस वाली इक्वेशन में 2 से और इस वाली में मैं 5 से गुणा कर दूँ। 2 से करूँगी तो 6 दूनी 12 और 2 से करूँगी तो 5 दूनी 10, 5 से करूँगी तो 19 पंजू 95 और ये 5 दूनी 10, ठीक है। इधर करूँगी तो ये कितना आ जाएगा 2 निम 18, मतलब 25 दूनी 50, 500 और 9 दूनी 18, 518, ठीक है, ये आ जाएगा। ओके, इधर करूँगी तो 1000, गलत कर दिया क्या मैं? नहीं ठीक है, ये तो ठीक है, 1000 होगा और ये 1250 और 5 से 15, ये होगा आपका 1265, ठीक है ना, ये आ जाएगा 1265। ओके, 1265 ये हो जाएगा आपका। अब मैंने कहा कि इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास इससे ये कट जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 3 और यहाँ पर हमारे पास 83 पेन। 83 पेन इजुकल टू कितना आ जाएगा, इसमें से इससे माइनस करेंगे तो 15 में से 8 जाएगा 7 बचेगा, 5 में से 1 जाएगा 4 बचेगा, 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा, ये आ जाएगा। तो एक पेन की कीमत कितनी आ जाएगी, 8 निम 72 और 3 निम 27, 9 रुपए आ जाएगी। अब एक पेन की कीमत अगर हमारे पास 9 रुपए है, ठीक है, तो 13 पेन की कीमत कितनी होगी, 2 पेन तो हमारे पास है, ये 19 पेन। एक पेन की कीमत अगर 9 रुपए है तो मैंने कहा कि 13 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी, तो 13 निम्मा 117 रुपए, ठीक है ना, ये हो गई। अब 13 पेन की कीमत 117 रुपए आ गई। मेरे को पेंसिल की कीमत भी चाहिए। एक पेन की कीमत अगर 9 है तो 19 पेन की कीमत, या यहाँ से निकाल लेते हैं, कहाँ से, यहाँ से निकाल लेते हैं। एक पेन की कीमत अगर 9 रुपए है तो 9 छिक्के 54, 54 पेन, 54 रुपए इसमें से माइनस कर दिया अगर हम, तो कितना आ जाएगा 5 0 और ये 5 पेंसिल की कीमत है, तो एक पेंसिल की कीमत 5 चौक 20 और 5 एकम 5 41 आ जाएगी। तो 2 पेंसिल की कीमत कितनी होगी, 41 दूनी 82 रुपए और हम ऐड कर देंगे तो लास्ट में 9 आएगा, मतलब कि ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो ऐसे ही करना पड़ेगा क्योंकि डेटा हमको ऐसा दे रखा है। अब डेटा ऐसा है तो कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी बाबा, यहाँ से कर लो या फिर यहाँ से कर लो। मैंने यहाँ से कर लिया था, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि 13 पेन की जो कीमत है वो मेरे पास 117 रुपए है। 13 पेन की कीमत अगर मेरे पास 117 रुपए है तो 2 पेंसिल की जो कीमत आएगी वो कितनी आएगी, वो आ जाएगी 82 रुपए। दोनों पे ऐड करेंगे तो 991 और ये आपका आंसर, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। समझ में आ रहा है? इधर हमने डेटा को लिख के समझा कि ये 9 रुपए कम ज़्यादा जो हो रहा है, अगर ये नहीं हुआ होता, सेम ऐसा ही प्राइस होता तो 19 पेन प्लस का 2 पेंसिल की कीमत 253 रुपए होती। फिर हमने यहाँ रखा, यहाँ से हमने एक पेन की कीमत निकाली, फिर 13 पेन की कीमत निकाली, फिर 2 पेंसिल की कीमत निकाली। चलिए, त्रैमासिक रूप से संयोजित होने वाली 40% वार्षिक ब्याज दर से, त्रैमासिक रूप से संयोजित होने वाली 40% वार्षिक ब्याज की दर से 2,40,000 रुपए पर एक वर्ष का अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब देखो, एक वर्ष मतलब के 12 महीने, ठीक है ना, ऐसे एक वर्ष इजुकल टू 12 महीने, और त्रैमासिक रूप से है मतलब कि हर 3 महीने के बाद में ब्याज क्या है, कैलकुलेट हो रहा है। अब हर 3 महीने के बाद में अगर ब्याज कैलकुलेट होगा
तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये मेरे को 12 महीने के लिए कितनी दे रखी है, 40% दे रखी है। तो मैंने कहा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 महीने के लिए कितनी आ जाएगी, ये इसका कितना है 1/4, 1/4 करेंगे तो 10% आ जाएगी, ठीक है। 10% इज इक्वल टू क्या होता है, 1/10 होता है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हमने कहा कि 10 से 11 होता होगा ये किसमें, 3 महीने में। 3 महीने में अगर 10 से 11 होता है तो 12 महीने में कितना होगा। अब देखो टाइम कितना हो गया, 4 गुना हो गया, तो पावर 4 हो जाएगी। 4 का मतलब है कि ये 10,000 हो जाएगा। और इसका क्यूब होता है 1331, और 1331 में मैं 11 से मल्टीपल करूं तो 1 और ये आपका 4 और ये आपका 6, फिर 4 और 1 ये आ जाएगा, ठीक है। 11 की पावर 4। मेरे से केवल ब्याज पूछा है, तो ब्याज कितनी मिली है हमको, 4641 मिली है। इसकी वैल्यू मुझे क्या दे रखी है, 2 4 1 2 3 4 0। तो 4 0 जाएंगे मतलब कि 24 गुना है, तो इधर भी कितना आ जाएगा, 24 गुना आ जाएगा। लास्ट में 4 आएगा और एक ही जगह दे रखा है, तो ये वाला आपका आंसर होगा 111384। दिस इज योर आंसर, ठीक है। कर पाएंगे ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो फॉर्मूला नहीं लगाना है ऐसे क्वेश्चन में, ऐसे ही करना है। रेशियो लेना है प्रिंसिपल और अमाउंट का, और अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करके ब्याज निकालना है। 5 संख्याओं का योग 655 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 77 है और तीसरी संख्या 129 है। शेष 2 संख्याओं का औसत क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। 5 संख्याओं का योग इतना है, तो मैंने कहा 5 संख्याओं का योग अगर इतना है, इसमें से पहली 2 संख्याओं का योग मतलब कि 77 × 2, इसे माइनस कर दूं और तीसरी संख्या माइनस कर दूं तो 2 संख्याओं का योग बचेगा। तो 2 संख्याओं का एवरेज योग बट्टे नंबर ऑफ संख्याएं, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, 2 संख्याओं का एवरेज। अब देखो 2 से ऐसे काटूंगी तो पॉइंट हो जाएगा, तो पहले मैं इसमें से इसको पूरा माइनस ही कर लेती हूँ। तो ये होगा हमारा 7 दूनी 14 का मतलब होगा कि 154। अब इन दोनों का करूँ तो 13 के 3 कैरी लूंगी 1, तो 7 और 1 8 और ये 283। 283 अगर मैं माइनस करूँ तो यहाँ 2 बचेगा, और 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, और बट्टे में 2। तो 2 × 2 2 8 16 2 6 12 186। ऑप्शन 4 वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। 186 आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए प्रेक्षणों, इसमें आपको बहुलक बताना है। बहुलक क्या होता है, जो संख्या बहुत बार आ रही हो। देखो कितना इजी है, बहुलक और बहुत बार आ रही हो मतलब कोई भी संख्या जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हुई हो, जो संख्या बहुत बार आई हो बहुलक होता है, ठीक है। ये जी याद करने की ट्रिक है, बहुलक और बहुत बार आई हुई संख्या। तो बहुत बार क्या आया है, 9 यहाँ है हमारा, और 9 यहाँ है, 9 यहाँ है, और 9 ही यहाँ है, और इसके बाद हमारा 5 9 है, 6 और 4 2 दे रखा है। 6 तो हो ही नहीं सकता, एक ही जगह दे रखा है। 4 भी नहीं हो सकता, 2 3 जगह दे रखा है, और 2 1 2 3 4 जगह आपका 9 दे रखा है, 9 होगा। सबसे ज्यादा बार 9 आया है, तो जो संख्या सबसे ज्यादा बार बहुत बार आई हुई संख्या ही बहुलक कहलाती है, ठीक है। याद करने की ट्रिक। चलिए ये समांतर चतुर्भुज का एक कोण उसके आसन्न कोण के 4/5 से 27 डिग्री कम है, तो समांतर चतुर्भुज का सबसे छोटा कोण ज्ञात कीजिए। जैसे हमने ये बनाया एक पैरेललोग्राम मतलब कि समांतर चतुर्भुज, ये बना दिया, ठीक है। समांतर चतुर्भुज है मतलब कि आमने सामने की जो साइड है एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। ये एंगल ए हो गया, ये बटेक्स ए बी सी और डी हो गया, ठीक है। ये एंगल ए हो गया, ये एंगल बी हो गया, ये एंगल सी हो गया, और ये एंगल बी हो गया, ठीक है। ये हो गया। इसमें जो आपका एंगल ए होता है बराबर आपका एंगल सी होता है, ठीक है। और एंगल बी होता है उतना ही आपका एंगल डी होता है, और आपका एंगल ए प्लस का एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री होता है, और एंगल बी प्लस का एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये आपने क्या करना है, याद रखना है। एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल डी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी होता है। एंगल डी प्लस का एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है, और आपका एंगल सी प्लस का एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री होता है, और एंगल बी प्लस का एंगल ए भी आपका 180 डिग्री होता है। एंगल बी प्लस का एंगल ए इक्वल टू आपका 180 डिग्री होता है। ये भी आपने याद रखना है, ठीक है।
अब आसन्न कोण है तो ये इसका आसन्न कोण ये कहलाता है, ठीक है। मान लो कि ये वाला आपका क्या है, θ1 है, थीठा बनाना है, क्यों नहीं बनाना है मेरे को। ये वाला आपका θ1 है और ये वाला आपका θ2 है, ठीक है। तो मैं यहाँ से ये कह सकती हूँ कि θ1 प्लस का θ2 इक्वल टू 180 डिग्री है, ठीक है ना। और हमसे ये कहा जा रहा है कि आसन्न कोण के 4/5 से 27 डिग्री कम है, मतलब आसन्न कोण बड़ा वाला हमसे लिया गया होगा, मतलब कि θ1 के 4/5 माइनस θ2 कर दो तो ये 27 डिग्री के समान है, ऐसा हमसे कहा गया है, ठीक है ना। यही तो है इसका मतलब। तो मैं यहाँ से कह सकती हूँ कि ये 4θ1 माइनस के 5θ2 माइनस के 5θ2 इक्वल टू 27 पंजे 135 डिग्री। इसको हमने सॉल्व कर दिया और यहाँ पर नीचे लिख दिया, ठीक है। अब मुझे छोटा वाला कोण चाहिए, मतलब कि मेरे को 2θ चाहिए, ठीक है ना। θ2 चाहिए मेरे को, सबसे छोटा कोण चाहिए, तो θ1 को इक्वल कर देते हैं और इधर मैं 4 से गुणा कर लेती हूँ। 4 से करूँगी तो 4θ हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 4θ, और इधर कितना आ जाएगा 4θ2 आ जाएगा, और 18 चौक 72, ये 720 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसमें से इसे माइनस करूंगी तो इससे ये कट जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 और 5 9θ2 आ जाएगा, और 720 में से माइनस करूंगी तो 5, 11 में से 3 जाएगा तो 7 और 1 8, और आपका 6 में से ये जाएगा तो 5, ठीक है। तो θ2 बराबर कितना आ जाएगा, θ2 बराबर कितना आ जाएगा 9 छिक्के 54 और 9 पंजे 45, 65 डिग्री आ जाएगा, और 65 डिग्री ऑप्शन 3 वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये आपको एंगल इसके पता होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट, एक शंक्वाकार बर्तन की आधार त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। बर्तन में तब तक जल डाला जाता है जब तक कि इसका 3/4 भाग जल से भर न जाए। तो बर्तन में जल का आयतन क्या है, तो जल का आयतन क्या होगा, कुल आयतन का 3/4 होगा, ठीक है ना। तो बर्तन में जो भी जल का आयतन होगा वो कुल आयतन क्या होगा 1/3 इंटू का पाई सॉल्व नहीं किया तो पाई को पाई रहने देते हैं, इंटू का r² जो कि 36 आ जाएगा, इंटू का h मतलब कि 20 आ जाएगा, ठीक है। इसका कितना होगा 3/4 भाग होगा, बस इतना सा क्वेश्चन था हमारा। इसे सॉल्व करो, इसे सॉल्व करोगे तो 3 से ये 3 खत्म हो जाएगा, 4 से 4 नेम 36 और 9 दूनी 18, 180 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका क्या होगा आंसर, 180 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन सेकंड वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला पता है ना, ये आपका क्या है शंकु, ये है शंकु, और ये इसकी क्या है रेडियस, ये इसकी क्या है हाइट, ये है इसकी रेडियस जो कि 6 सेंटीमीटर मुझे दे रखी है, ये है इसकी हाइट जो कि 20 सेंटीमीटर मुझे दे रखी है, और इसमें पानी हमने भर दिया है, इसमें क्या भर दिया है पानी हमने भर दिया है। अब देखो पानी भरेंगे तो मैं उल्टा बनाना है, बाल्टी के आकार का बनाना है, इसको मैंने ऐसे बना दिया है, इसे बनाना है बाल्टी के आकार का, ठीक है। इसको ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है इसको, और इसको ऊपर ले जाना है ऐसे। अब ये इसकी क्या हो जाएगी रेडियस, और ये क्या हो जाएगी इसकी हाइट। अब इसमें पानी भरो, पानी भरा जाएगा तो अब ऐसे ऐसे भरा जाएगा, ठीक है ना, ऐसे 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 भरा जाएगा, ऐसे ऐसे भरा जाएगा पानी, समझ रहे हो। तो कुल वॉल्यूम का 3/4 आयतन आ जाएगा, बर्तन में जल का आयतन कुल वॉल्यूम का 3/4 हो जाएगा, ठीक है। जब तक कि इसका 3/4 भाग जल से भरना जाए तो 3/4 भाग भरेंगे, इसका कितना आ जाएगा पूरे वॉल्यूम का 3/4, 180 पाई सेंटीमीटर क्यूब। चलिए 53 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघला करके एक शंकु बनाया जाता है। तो जब भी हम 3 डायमेंशनल किसी फिगर को पिघलाते हैं तो वॉल्यूम हमेशा सेम रहता है। तो हमने गोले को पिघलाया जिसकी रेडियस 53 सेंटीमीटर थी, और शंकु बनाया जिसके आधार की जो त्रिज्या है वो गोले की त्रिज्या के बराबर है, ऐसा हमसे कहा जा रहा है। तो शंकु की ऊंचाई क्या होगी ये भी हमसे कहा जा रहा है। ये हमने गोला बनाया, ये हमने शंकु बनाया, ये शंकु गोला सिलेंडर रट डालने का है। ये हर एग्जाम में हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है। रेडियस 53 सेंटीमीटर, इधर भी रेडियस 53 सेंटीमीटर, हाइट हमसे पूछिए
तो वॉल्यूम बराबर बराबर होगा, इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r3, इसका 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ से 3 पाई से 3 पाई चला जाएगा, 4 हमारे पास क्या बचेगा, 4 इंटू का r स्क्वायर से ये क्यूब चला जाएगा, तो 4r इज इक्वल टू h, ये बचेगा हमारे पास। h बराबर 4r, तो h बराबर कितना आ जाएगा 4, r कितना है मेरे पास 53, तो 5 चौक 20 और 4 तिया 12, 212, 212 ये आपकी हाइट हो जाएगी। बस यही तो हमसे पूछा है बाबा, 4/3 पाई r क्यूब और ये 1/3, वॉल्यूम बराबर बराबर होगा ना, इसको मैं बराबर कर देती हूँ, पाई r स्क्वायर h, तो 1/3 से 1/3 गया, r स्क्वायर से क्यूब कटा, केवल r बचा, तो 4r इज इक्वल टू इधर h बचा, 4r इज इक्वल टू h, तो 4r 53 था, तो 53 से मल्टीपल करा तो 212 आया हमारे पास। 212 ऑप्शन 4 वाला राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र O और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक जीवा AB खींची गई है। यदि केंद्र और जीवा के बीच न्यूनतम दूरी 4.5 सेंटीमीटर है, तो जीवा AB की लंबाई क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो, केंद्र O और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक जीवा AB खींची गई है। ये मैंने एक वृत्त बनाया जिसका केंद्र O है और एक जीवा AB ये मान लेते हैं, ठीक है, AB मान लेते हैं। रेडियस हो गई है जो कि 6 सेंटीमीटर की है, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है केंद्र मतलब सेंटर पॉइंट और ये इसके मिड पॉइंट की, ठीक है ना, वो कितनी है, वो हमको दे रखी है 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर। ओके, तो मैंने कहा कि अगर मेरे को ये वाली डिस्टेंस पता चल जाए तो इसके बराबर ये वाली डिस्टेंस होगी, ठीक है, जितनी ये डिस्टेंस उतनी ये डिस्टेंस, तो ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनेगा, तो मैं इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस कर दूं तो मेरे को ये डिस्टेंस पता चल जाएगी, ठीक है। तो मैंने कहा इसको मैं m मान लेती हूँ, m, तो मैंने कहा कि am बराबर कितना आ जाएगा, am बराबर आ जाएगा आपका, यहाँ से मैं पॉइंट हटा के यहाँ 0 लगा लूँ तो ये मेरा आ जाएगा, या am का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर माइनस के 4.5 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस के 4, अरे भैया सही से लिखा हो, 4.5 का स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। अब 6 का स्क्वायर पॉइंट हटाएं तो 60 बना ले, इसको 45 बना ले, तो मेरे पास am बचेगा, ठीक है, इसका स्क्वायर 3600 और इसका स्क्वायर 55 और ये 250, माइनस करेंगे तो 1600 में से ये जाएगा तो 1575 ये आ जाएगा। 1575 का मतलब क्या होगा, 1575 का मतलब होगा 25 से अगर हम काटें इसको तो 25 छिक्के 150 और 25 तिया 75, तो ये 25 इंटू का 9 7 63 ये आ जाएगा, तो ये 5 इंटू का 3 और इंटू का 7, ठीक है, रूट का 7 बचेगा, 5 तिया 15 का मतलब हुआ 1.5 रूट का 7, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका am का स्क्वायर, केवल am लिख देती हूँ यहाँ पर और रूट लगा देती हूँ इधर, ठीक है ना, इधर मैं रूट में लिख देती हूँ और इधर केवल am लिख देती हूँ, और ये सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1.5 रूट का 7 आ जाएगा। इधर मैंने कैलकुलेशन करी ना, 60 का पॉइंट हटा के मैं 60 बनाया, इसको 45 बनाया, तो ये 3600 200 2025 माइनस किया तो 1575, 1575 को मैंने तोड़ा तो 25 इंटू 9 इंटू 7, तो रूट के अंदर अगर 25 इंटू 9 इंटू 7 है, बाहर निकलेगा तो 5 और ये 3 और रूट का 7, तो 5 दिया 15 रूट का 7। अब मैंने पॉइंट हटा के 0 लगाया था, पॉइंट यहाँ लगा लेंगे, ठीक है ना, पॉइंट हटाया था तो पॉइंट लगा लेंगे अपना। ओके, ऐसे करेंगे, आप कर पाएंगे, करना पड़ेगा अगर सिलेक्शन लेना है तो ये सीखना पड़ेगा, ठीक है, ये आ गया। अब ए बी नहीं, ए एम बाबा, ए बी नहीं, मैं भी कुछ कहाँ लिख देती हूँ, ए एम बराबर 1.5 रूट का 7 आ गया, तो ए बी कितना आ जाएगा, ए बी आ जाएगा 1.5 रूट का 7 इंटू का 2 आ जाएगा, क्योंकि जितना ये है उतना ही ये है, तो बराबर 3 रूट का 7, और ये आपका आंसर होगा। कोई ट्रिक नहीं होती है इसमें, आपने समझनी होती है चीजें। 3 रूट का 7 ऑप्शन 4 वाला आपका राइट आंसर होगा। समझ में आया ये हमने क्या किया, हमने किया ए एम बराबर रूट का 6 का स्क्वायर माइनस का 4.5 का स्क्वायर किया, मैंने पॉइंट को उठाकर 60 बना लिया, फिर मैंने इसको स्क्वायर में माइनस किया, तो मेरे पास आया 25 इंटू का 9 इंटू का 7, तो 25 का 5 आ जाएगा बाहर, 9 का 3 आ जाएगा, 5 दिया 15 रूट का 7। अब पॉइंट हटा के 0 लगाया तो पॉइंट चुकाना ही पड़ेगा, तो 1.5, तो हमने कहा कि ए एम बराबर 1.5 रूट का 7 है, जितना ही है उतना ही है, तो डबल कर देंगे तो 3 रूट का 7 आ जाएगा, ठीक है। चलिए 56 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर
भुजाओं वाले एक समकोण त्रिभुज को 56 सेंटीमीटर भुजा के चारों ओर घुमा करके एक शंकु बना दिया जाता है। इस प्रकार बने शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो ये था एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल, जो कि 70 सेंटीमीटर सबसे बड़ी भुजा होगी और 56 सेंटीमीटर को घुमा के बनाया गया तो 56 वाली ये होगी और 42 वाली ये होगी। ठीक है, अब इससे हमने क्या बना दिया है, इससे हमने बना दिया है एक शंकु, और शंकु जब हमने बनाया है तो हाइट को हमने 56 सेंटीमीटर रखा है। अब हाइट 56 सेंटीमीटर है तो ये स्लैंट हाइट कितनी होगी हमारी, 70 ही होगी। अब ये 70 है, 56 तो रेडियस हमारी 42 ही बचेगी, समझ रहे हो, ये बचेगी 42 ही बचेगी। तो हमने कहा कि जब शंकु को हमने ऐसे बना दिया तो हमसे इसका टीएसए पूछा है। टीएसए क्या होता है, पाई आर एल प्लस का पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर ये होता है टीएसए। इसको सॉल्व करें तो पाई आर अगर हम बाहर ले लें तो एल प्लस के आर ये बचेगा हमारे पास, ये टीएसए होता है। पाई को हमने सॉल्व नहीं करना है, तो पाई की वैल्यू, पाई को पाई रखना है और आर हमारे पास 42 है, इंटू का एल प्लस आर करेंगे तो 110 और ये 112, तो 2 दूनी 4 आएगा लास्ट में, और 4 हमारे पास एक ही में दे रखा है, तो 4704 पाई ये आपका आंसर होगा। ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं। देखो ये हमारे पास 42 इंटू का 100 प्लस का 12 कर लो, बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएगी। 42 100 हो गया ये आपका। ठीक है, फिर 12 दूनी 24 कैरी लेंगे 2 आ जाएगा, 12 चौक 48 और ये 50 आ जाएगा, तो 4074 ये आ गया। तोड़ लेना है आपको, 112 का पहाड़ा नहीं याद है, 42 का नहीं याद है, तो किसी ने कहा है कि आपसे 42 का पहाड़ा याद करो, टेबल याद करो, आप तोड़ के करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट, एक खाली स्टोरेज टैंक में 51 लीटर पेट्रोल डालने के बाद भी यह 1% खाली था। ओहो, एक खाली स्टोरेज टैंक में 51 लीटर पेट्रोल डालने के बाद भी यह 1% खाली था। स्टोरेज टैंक को भरने के लिए इसमें कितना पेट्रोल डालना होगा, 10 के 2 स्थान तक हमें जाना है। तो 1% खाली था, मैं कह सकती हूँ कि 99% की वैल्यू मेरे पास 51 है। ठीक है ना, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब 51 से थोड़ा ज्यादा आएगी, तो 50 वाला तो चला गया, 52 वाला हो नहीं सकता, 52 वाला हो सकता है भाई, निकालना पड़ेगा भाई। 100% की वैल्यू होगी आपकी कितनी, 51 और 00 बट्टे 99। ठीक है, ये होगी। अब इसे काटना पड़ेगा बाबा, काटेंगे इसको, तो 9 पंजे 45, 5 बार तो जाएगा ये, 9 पंजे 45 और 9 पंजे 45 मतलब 495, 495 से 10 और 5 15 मतलब कि 150 बचेगा। ठीक है, तो नहीं जाएगा, 2 बार नहीं जाएगा, 1 बार जाएगा, 51 पॉइंट ये आ जाएगा। ठीक है ना, ये वाला 51.52, 52 तक नहीं जाएगा, 1% ही अंतर था ना, तो 51.52 ये आपका आंसर हो जाएगा। आपने क्या करना है, ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो ऐसे लिखो, 5100 लिखा, ऐसे करना है, फिर बच्चों वाले तरीके पे जाना, पूरा सेटिस्फाई होना है खुद को, तो ऐसे जाना है फिर बच्चों वाले तरीके पे। वो क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे किससे, 99 से। पहले तो 5 बार जाएगा, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 और 4 कितना होगा आपका 49, इसमें से करेंगे 5 आ जाएगा, इसमें से करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, फिर ये 0 डाल लेंगे। ठीक है जी, फिर अब देखो 9 दूनी 18 180 तो जाएगा नहीं, गड़बड़ हो जाएगी, तो फिर 1 ही बात जाएगा, 99 लिखेंगे तो यहाँ पर 51 बचेगा, फिर यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 लगाएंगे, फिर 9 पंजे 45 ये जाएगा, ऐसे करेंगे तो आपका 51.52 ऐसे बनेगा। ठीक है, कैलकुलेशन देखो सीखना पड़ेगा करना, अब हर चीज को ऑप्शन पे नहीं जा सकते, कुछ हमें करना भी पड़ेगा, इसलिए मैं कह रही हूँ कि कैलकुलेशन को करना है, ऑप्शन भी ध्यान में रखने हैं, कैलकुलेशन भी करनी है। अगर थोड़ा सॉल्व किया और ऑप्शन देखे आंसर टिक कर पा रहे हैं तो आंसर टिक करना है, उसके बाद कैलकुलेशन भी करनी है, क्योंकि अभी आप घर में एग्जाम हॉल में नहीं है। ठीक है, चलिए 33.6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक अर्धगोलाकार टोपी का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में दशमलव के 2 स्थान तक पूर्णांकित ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें आपको पूरी कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी, समझ रहे, पूरे नहीं तो लगभग लास्ट के 3-4 पॉइंट तक तो करनी पड़ेगी, 3-4 डिजिट तक। तो देखो अर्धगोलाकार, अर्धगोला बनाएंगे, हमने ये एक अर्धगोला बनाया, ये क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी। इसके वॉल्यूम की अगर हम बात करें, वॉल्यूम क्या होता है, आयतन होता है, आयतन होता है इसका 2/3 पाई आर क्यूब। अगर हम इसके CSA की बात करें, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो 2 पाई आर स्क्वायर होता है,
और TSA की बात करें तो वो 3πr² होता है। ठीक है, तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। मेरे से वॉल्यूम पूछा है तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा इसका 2/3 पाई का पाई रखना है और RQ। अब R बहुत खतरनाक है, R ना बहुत ज्यादा खतरनाक दे रखी है 33.6, तो कैल्कुलेशन है ना बहुत भयंकर वाली होगी। तो आपने क्या करना है यहाँ पर 33.6 का क्यों नहीं करना है, ऐसे लिख लिया है 336/10, 336/10 और 336/10 ऐसे लिखना है। अब इसकी कैल्कुलेशन करनी है, ठीक है ना, अब तो करनी ही पड़ेगी भाई। अब आपको पता है कि 3 संख्याओं के बाद पॉइंट आना है, बट पॉइंट के बाद केवल 2 ही संख्या दे रखी है, तो आप ऑप्शन पे नहीं जा सकते। पॉइंट के बाद 3 संख्याएं दे रखी होती तो हम लास्ट डिजिट पकड़ लेते, लेकिन नहीं दे रखी है, तो आपने पूरा सॉल्व करना है। आंसर इसका ये वाला होगा और कैल्कुलेशन आप करेंगे इसकी। ठीक है, कैल्कुलेशन क्या करनी है, आपने करनी है। ये मैंने बना दिया है फॉर्मेट, कैल्कुलेशन आप करेंगे इसकी। चलिए, एक बैंक अर्धवार्षिक आधार पर गणना करते हुए 7.8% की वार्षिक दर से, देखो ये क्वेश्चन जब मैं करा रही थी ना आपसे, मैंने चिक के बोला था कि क्वेश्चन ढंग से समझ लेना इसको, क्योंकि ये आपके किसी भी शिफ्ट में टपक सकता है। और देखो टपका है, और बहुत सारे बच्चे से छोड़ के आए होंगे, गारंटी है, क्योंकि इसमें कैल्कुलेशन इतनी भयंकर वाली है। एक बैंक अर्धवार्षिक आधार पर गणना करते हुए 7.8% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है। एक ग्राहक वर्ष की प्रत्येक 1 जनवरी और 1 जुलाई को 9,920 रुपए जमा करता है। वर्ष के अंत में उसे ब्याज के रूप में प्राप्त होने वाली राशि क्या होगी, ये हमसे कहा जा रहा है। मतलब कि 1 जनवरी को पैसा जमा करा जाएगा, वो आपका 1 जुलाई तक लगेगा क्योंकि छमाही है, और उसके बाद फिर आपका कहाँ तक जाएगा, दिसंबर तक जाएगा। ओके, अब फिर 1 जुलाई को और पैसा लगेगा क्योंकि पूरे साल के लिए लगाया गया है, और वो केवल दिसंबर तक जाएगा। समझ पा रहे हो, मैं ये डायग्राम बना के आपको समझा रही हूँ। हमने पैसा यहाँ पर कितना लगाया है, यहाँ पर लगाया है 9,920 रुपए, जिस पर 6 महीने के लिए यहाँ पर ब्याज मिलेगी। और 12 महीने के लिए इतनी है, तो 6 महीने के लिए 2 तिया 2 × 18, ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी। फिर 6 महीने के लिए यहाँ ब्याज मिलेगी 3.9%, और 6 महीने के लिए यहाँ भी ब्याज मिलेगी, यहाँ भी 6 महीने के लिए ही ब्याज मिलेगी हमें। कितना, 3 लिखना है बाबा, 3.9%। तो हमने कहा कि ब्याज जो हमें मिलेगी यहाँ 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 भी हमको कितने पे मिलेगी, 9,920 पर मिलेगी। तो जितनी ब्याज यहाँ से यहाँ तक मिलेगी उतनी ही ब्याज यहाँ से यहाँ तक मिलेगी। यहाँ पर ब्याज चेंज होगी, यहाँ ब्याज यहाँ वाली तो मिलेगी, लेकिन ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा बिकॉज चक्रवृद्धि ब्याज है। तो हमने कहा कि पहले हम 6 महीने की ब्याज निकाल लेते हैं। तो हमने कहा कि इसका अगर मैं कितना निकालूं, इसका अगर मैं 3.9% निकालूं, तो मैं इसको 4 माइनस का 0.1% लिख सकती हूँ। ठीक है ना, इतना लिख सकती हूँ ना, इतना परसेंट निकाल लेती हूँ। तो इसका 4% कितना आ जाएगा, 0, 4 दूनी 8, और 9 चौक 36 क्या लेंगे 3, 9 चौक 36 और 3 कितना होगा 39, और 2 संख्या पॉइंट मतलब कि ये आ जाएगा 4%। माइनस करना है 0.1%, ठीक है ना। तो 0.1%, केवल 1% निकालते हम इसका, तो कितना होता, इतना होता, 2 संख्या पॉइंट होता। अब इसका निकालो तो इतना और आ जाएगा। ठीक है, इसको हटा देते हैं। तो 0.1% माइनस करना है, मतलब कि 9.920, ये हमें माइनस करना है। तो यहाँ भी 0 लगा लेती हूँ, यहाँ 0 आ जाएगा, और 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, 17 में से 9 जाएगा 8 बचेगा, और यहाँ पे 7 और 5 बचेगा, 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा, और यहाँ पर हमारा 8 बचेगा, और ये हमारा ब्याज आ जाएगा 6 महीने का। ठीक है, 6 महीने का ब्याज मेरा ये आया है। मैंने कहा कि 6 मंथ का जो ब्याज है वो कितना है हमारे पास में, 386.880 आ गया। अगर 6 महीने का ब्याज इतना है तो 6 महीना 6 महीना और 6 महीना कितने बार है, 18 महीने का टोटल ब्याज हो गया, क्योंकि 6 महीने पे यहाँ, 6 महीने पे यहाँ, 6 महीने का यहाँ पर। ठीक है, ब्याज तो 12 महीने का है, लेकिन हमारा अर्धवार्षिक रूप से है, तो हमें 3 बार ब्याज कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है ना, 6 महीना या 6 महीना या 6 महीना, तो 6 मंथ इंटू का 3 इधर है, तो 3 से हम इधर मल्टीपल कर देंगे। ठीक है ना, तो इधर करेंगे, इधर हमने 3 गुना किया है, तो इधर भी हम कितना करेंगे, 3 गुना करेंगे। तो 0 8 × 24 कैरी लेंगे 2, 8 × 24 और 2 कितना होगा आपका 26, कैरी लेंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा।
फिर 6 तिया 18 और 2 20, कैरी लेंगे 2 आ जाएगा। 8 तिया 24 और 2 26, कैरी लेंगे आपका 2 आ जाएगा। 3 3 9 और 2 11, 1160.640। अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमें ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा। कहाँ पर? ये वाले 6 महीने पर। 6 महीने ब्याज पे ब्याज मिलता है ना, तो अभी हमें ब्याज कितना है हमारे पास यहाँ तक 386.880 पर मुझे ये वाले 6 महीने पर भी ब्याज पर ब्याज निकालना है। तो इसका भी मुझे 3.9% ब्याज चाहिए। ठीक है, अब देखो इसका ऐसे निकालोगे गड़बड़ हो जाएगी। अभी हमारा ऑप्शन बहुत नजदीक नहीं है, यहाँ 83 है, 85 है, 74 है, 75 है। 74 75 थोड़ा सा नजदीक है। ठीक है, तो मैं अगर इसको 4% ले लूँ, कितना ले लूँ? 4%। तो मैंने ज्यादा लिया है तो जो भी आंसर आएगा उससे थोड़ा सा कम लेना पड़ेगा फिर मेरे को। ठीक है ना, तो मैं इसको 4% लिख लेती हूँ। 4%, 3.9 को मैं 4% लिख लेती हूँ। 4% इसका निकालूंगी तो 0, 8 चौक 32, कैरी लेंगे 3, 8 चौक 32 और 3 कितना होगा आपका? 35, कैरी लेंगे 3 आ जाएगा। और फिर 6 चौक 24 और 3 27, कैरी लेंगे आपका कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और फिर आपका 8 चौक 32 और 2 34, कैरी लेंगे आपका 3 आ जाएगा। फिर 4 तिया 12 और 3 कितना होगा? 15। ठीक है, लेकिन परसेंट में तो 2 संख्या बाद और पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो 15.47, 15.47, 15.47 लगभग में हम ये ले सकते हैं। ठीक है, तो 15.47 मुझे ब्याज और मिलेगा यहाँ पर, 15.47 और मिलेगा, लेकिन इससे कम आएगा मेरा आंसर में, क्योंकि 4% निकाल लिया, 3.9 ने निकाला, 4% निकाल लिया है, तो जो भी आएगा इससे कम आएगा। तो ये आपका कितना होगा? 11, कैरी लेंगे 1 आ जाएगा, 11 कैरी लेंगे 1 आ जाएगा, 6 और ये 7 और 1 1, तो 1176 से कम आएगा। 1176 से कम आएगा तो 1175 पॉइंट ये वाला आपका आंसर होगा। हमने यहाँ पर 3.9% को 4% निकाल लिया है, तो 0.1% अधिक निकाल लिया, कम करके लगाएंगे तो थोड़ा कम आएगा, तो 1175.73 आपका आंसर होगा। ठीक है, ऐसे ही करना पड़ेगा क्योंकि कैलकुलेशन है इसमें। इधर हमने ये समझाया डायग्राम बना के आपको, फिर यहाँ से हमने पहले 6 महीने का ब्याज निकाला, 6 मंथ का ब्याज, ये हमारे पास ओनली 6 मंथ का ब्याज आया। फिर हमने कहा 6 मंथ यहाँ है, 6 मंथ यहाँ है, 6 मंथ यहाँ है, 3 जगह है, तो 3 से मल्टीपल करके हमने कहा पूरे 18 महीने की ब्याज होगी, वो कितने आ गई हमारी? इतनी आ गई। अब ब्याज पे भी ब्याज लगी यहाँ पर, तो यहाँ पे जो भी ब्याज मिलेगा उसको ब्याज पे ब्याज लगा रहा, 15.47 लगभग में हमारा आया। तो हमने कहा थोड़ा कम आएगा, इससे 2 वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए लगभग में हमें ये लगाना है, सेक थीटा माइनस, सेक थीटा नहीं, सेक फाई माइनस का टेन फाई का होल स्क्वायर इंटू का 1 प्लस साइन फाई का होल स्क्वायर, डिवाइड करना है कॉज स्क्वायर फाई का मान क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। ठीक है, तो देखो अभी मेरे को फाई के बारे में कोई कंडीशन ऐसे दे नहीं रखी है कि ये से लेना है, उसे लेना है, नहीं लेना है, कुछ भी ले सकते हैं अपनी मर्जी से। तो मुझे इसकी वैल्यू ऐसे पुट करनी है कि इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए और कैलकुलेशन भी इजी हो जाए। तो कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए मैं फाई को 0 डिग्री रख सकती हूँ, क्योंकि कॉज 0 डिग्री आपका 1 हो जाता है और सेक 0 डिग्री आपका क्या होता है? 1 होता है। टेन 0 डिग्री आपका 0 होता है। ठीक है, तो हमारा आराम से काम चल जाएगा। साइन 0 डिग्री 0 होता है, इनफाइनाइट कहीं नहीं मिल रहा हमको। ठीक है, तो अब हम कैलकुलेशन भी इजी हो जाएगी और इजीली सॉल्व भी हो जाएगा। तो सेक फाई 1 10, मैंने फाई को क्या रखा है? मैंने फाई को रखा है 0 डिग्री। ठीक है ना, कितना रखा है? 0 डिग्री। तो ये 1 आ गया, माइनस का 0 का होल स्क्वायर इंटू का 1 प्लस का 0 का होल स्क्वायर। साइन 0 डिग्री वाली 0 होती है ना, डिवाइड करना है मेरे को, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, इससे अब 1 का होल स्क्वायर करोगे तो यही रहेगा, 1 ही रहेगा। यहाँ से 1 इंटू 1 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये क्या होगा आपका आंसर? बस बात खत्म। आप कोई वैल्यू पुट कर सकते हो, कुछ बोला नहीं है, तो आप ऐसे वैल्यू पुट करें कि इनफाइनाइट तो बने नहीं और कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाए। इधर आएंगे, द्विघात समीकरण 9x² प्लस का 9x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो रूट हमसे पूछा है, रूट इज इक्वल टू क्या होता है आपका? अरे बाप रे, किधर है रूट? ठीक है ना, रूट मतलब कि जो मूल हमसे पूछे हैं, मूल इज इक्वल टू होता है माइनस का b प्लस माइनस का अंडर रूट का b का होल स्क्वायर माइनस के 4ac बटे में कितना 2a, ये होता है। ठीक है, इसमें लगाएंगे फॉर्मूले में और यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे। तो माइनस का b, ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा 9। ठीक है ना,
ये आ जाएगा आपका, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 9, और उसके बाद प्लस माइनस का अंडर रूट का b का होल स्क्वायर मतलब कि 981, माइनस के 4, a हमारे पास 9 है तो 9, और ये c हमारे पास 1 है तो 1, बटे में कितना आ जाएगा 2, a हमारे पास 9 है तो 9, ठीक है। ये कितना निकलेगा, ये निकलेगा हमारे पास 9 प्लस माइनस का 981 में से 9 चौक 36 जाएगा तो 41 और 4 45, ठीक है। तो रूट का 45 बटे में 18, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 9 प्लस का रूट का 45, रूट का 45 लिखना है बाबा, रूट का 45 और 18, और एक कैसे लिख सकती हूँ 9 माइनस रूट का 45 बटे में 18, दोनों प्लस माइनस का दोनों ले लेंगे हम ये वाला, और दोनों कौन से में दे रखा है 9 प्लस का रूट का 45 18, 9 माइनस का रूट का 45 18, और 80 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे कोई भी क्वेश्चन मिलता है ना, छोड़ के भाग के नहीं आना, सॉल्व करके आना है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। पी क्यू पी ओ आर किसी वृत्त का व्यास है, पी ओ आर किसी वृत्त का व्यास है, पी क्यू और आर क्यू इसकी दो जीवाएं हैं, पी क्यू और आर क्यू इसकी दो जीवाएं हैं। चाप पी क्यू की लंबाई चाप आर क्यू की लंबाई की आधी है, तो पी ओ क्यू की माप क्या होगी। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप कोई भी ट्रिक लगा के नहीं कर सकते, समझना पड़ेगा आपको फिगर अच्छा सा ड्रॉ करके। ये मैंने सर्कल बनाया, ठीक है, ये क्या है व्यास है पी ओ आर, ये पी है, ये सेंटर पॉइंट ओ है, और ये आर है, ठीक है। अब चाप पी क्यू की लंबाई आर क्यू की आधी है, पी क्यू की लंबाई आर क्यू की आधी है, तो आर क्यू को मुझे ऐसे बनाना पड़ेगा कि पी क्यू का डबल हो चाप, तो मैं क्यू को यहाँ रखूँ क्योंकि डबल बराबर बराबर करना है, 3 पार्ट में मुझे बांटना है, तो मैंने कहा क्यू अगर हमारा यहाँ होगा और यहाँ भी कोई पॉइंट होगा तो जितना ये उतना ये उतना ये, ठीक है, तो 2 ये उसका 1 ये आधा हो गया, बराबर बराबर बांटना है ना। मान लो मैंने इस वाले पॉइंट को m मान लिया, तो जितना आर एम है उतना ही आपका एम क्यू होगा और उतना ही आपका पी क्यू होगा, तो पी क्यू क्या हो जाएगा आर क्यू का आधा हो जाएगा। समझ में आया। अब जिस रेशियो में ये बटेगा उसी रेशियो में एंगल भी बटेंगे, तो ये पूरा जो एंगल बनेगा यहाँ पर 180 डिग्री का बनेगा। 180 डिग्री को मुझे 3 पार्ट में बांटना है, तो ये वाला एंगल 60 डिग्री का हो गया और इधर 120 डिग्री का बचेगा। मेरे से पूछा है एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू, तो यहाँ से जो हमारा एंगल पी ओ क्यू बनेगा वो 60 डिग्री का आ जाएगा। ये समझने वाला क्वेश्चन था, रटने वाला बिल्कुल भी नहीं था, इसमें आप कुछ भी रट नहीं सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आप कॉन्सेप्ट को समझो, रटना नहीं है, चीज़ों को समझना भी है। जहाँ रटने की आवश्यकता वहाँ रटना है, साथ में चीज़ों को समझना भी है। c का मान ज्ञात कीजिए ताकि द्विघात समीकरण 2x² माइनस के 3x प्लस का c इक्वल टू 0 है और x² माइनस के 9x माइनस का 22 इक्वल टू 0 का एक उभयनिष्ठ मूल 11 है। अब एक उभयनिष्ठ मूल 11 है तो c की वैल्यू मेरे से पूछिए, c मेरे को यहाँ दे रखा है, तो यहाँ 11 x बराबर 11 रखो आप, 2 इंटू का x स्क्वायर करेंगे, 11 का स्क्वायर करेंगे, माइनस का 3 इंटू का 11 प्लस का c इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। तो 121 इंटू 2 करेंगे तो 2 एकन 2, 2 दूनी 4 और 2 एकन 2, माइनस के 11 तिया 33 प्लस का c इक्वल टू 0, तो c इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका, इधर जाएगा तो ये प्लस का और ये माइनस का हो जाएगा, 12 में से 3 जाएगा तो 9 आ जाएगा, और 9 एक ही जगह दे रखा है तो 209 लेकिन माइनस में, ये आपका आंसर होगा। c माइनस के 209, 3 वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में, दूसरा मूल निकालने की आवश्यकता नहीं है आपने, क्योंकि 11 रखोगे तभी ये प्राप्त होगा। दूसरा मूल भी निकाल सकते हैं, यहाँ से आप इसको तोड़ लो, इसको x² माइनस के 11x प्लस का 2x माइनस का 22 इक्वल टू 0, तो दूसरा मूल भी निकल आएगा। यहाँ से x लिया हमने बाहर, तो x माइनस का 11 और यहाँ से 2 लिया हमने बाहर और x माइनस का 11 इक्वल टू 0, तो ये कितना आ गया x प्लस के 2 और x माइनस का 11, तो 2 रूट हमारे पास ये 0 है, तो एक तो x बराबर माइनस के 2 आ जाएगा और एक x बराबर 11 आ जाएगा। अब माइनस के 2 रखोगे तो ऑप्शन मैच नहीं करेगा, x बराबर 11 ही आपने रख लेना, ठीक है जी। तो आप निकाल लो या फिर ऑप्शन देख के आइडिया लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, या फिर दोनों रूट निकाल लो आपने, समझ रहे। चलिए मैंने तोड़ दिया इसको भी रहने देती हूँ। 3 संख्याओं x, y और z का योगफल 12 है और उनके वर्गों का योगफल 20 है, तो x³ प्लस का y³ प्लस का z³ माइनस के 3x/z का मान क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। सबसे पहले फॉर्मूले आप लिखेंगे, x³ प्लस का y³ प्लस का z³ माइनस के 3x/z इक्वल टू a प्लस b प्लस c
और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस के ए बी माइनस के बी सी माइनस के सी ए। ठीक है, दूसरा है इसका फॉर्मूला, दूसरा जो रहेगा इसका फॉर्मूला वो रहेगा ए प्लस बी प्लस सी और ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस के 3 ब्रैकेट में ए बी, अरे माइनस लगाना ना यहाँ पे, माइनस ये ए बी माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए, तो माइनस के 3 ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए, ये रहेगा एक तो। ठीक है, और तीसरा फॉर्मूला है इसका ए प्लस बी प्लस सी का 1/2 ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस के बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस के सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अब इसमें से ऐसे कुछ भी दे रखा होगा जहाँ से जल्दी से आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो मैंने फॉर्मूले यहाँ लिख दिए, तो सच कहाँ सॉल्व करूँ, मैं भी एक नंबर की गधी हूँ सच में। अब तो सच कहाँ सॉल्व करूँ बताओ। देखो कोई दिक्कत नहीं, कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। मेरे को योग दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड का योगफल 12 दे रखा है, वर्गों का योगफल 20 दे रखा है, तो मेरे को एक्स वाई बाई जेड और जेड एक्स चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास एक्स वाई प्लस का बाई जेड प्लस का जेड एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर मतलब कि 12 का होल स्क्वायर 144 माइनस का वर्गों का योगफल मतलब कि 20/2। ठीक है, ये आ जाएगा। अब ये आएगा आपका 124 को करेंगे 2 6 के 12 62 आ जाएगा। कितना आ गया 62। कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने, ये वाला, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के 2 ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए। ठीक है, तो यहाँ से केवल मुझे ए प्लस बी प्लस सी, अब ए प्लस बी प्लस सी नहीं, यहाँ से केवल मुझे ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए अगर चाहिए तो ये क्या आएगा, ये आएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और माइनस के ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। ठीक है, और 2 है तो 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये फॉर्मूला मैंने लगाया था, समझ में आ रहा है। अभी इस फॉर्मूले को हटा दूं, मैं इसको हटा देती हूँ नीचे से और ऊपर वाला फॉर्मूला रहने देती हूँ। फायदा तो नहीं हुआ, आधा आधा कट गया ये, बट कोई दिक्कत नहीं है, सही से बना देती हूँ मैं। ये बी था, ये सी था, ये सी था और ये ए था। ठीक है, अब इधर आएंगे। अब मुझसे पूछा है इसकी वैल्यू क्या होगी, तो मैं इस वाले फॉर्मूले में रखे लगा देती हूँ, इस वाले फॉर्मूले में। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है मेरे पास 12 है, इंटू का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर कितना है मेरे पास 20 है, माइनस का ए बी प्लस बी सी प्लस सी बराबर कितना है मेरे पास 62 है। ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये कितना होगा हमारे पास, ये होगा 12 इंटू का 62 माइनस करोगे तो 42, 12 दूरी 24 माइनस का आएगा, ये माइनस का है, 42 माइनस का है तो माइनस का आएगा 42 और लास्ट में माइनस का 4 आएगा, लास्ट में एक जगह दे रखा है 504, ये आपका आंसर होगा। देखो ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं, माइनस का 504 ये आपका आंसर होगा। 12 चौक 48 480, 12 दूनी 24 ये लिया, 4 10 का 0 कर लेंगे 5 माइनस का 504। ठीक है ना, चलिए फॉर्मूले अगर आपको याद है तो आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। मैंने इस वाले फॉर्मूले में रखे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया। चलिए जी, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। 100 पदों का माध्य और मानक विचलन क्रमशः 50 तथा 3 है। 100 पदों के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही भयंकर वाला क्वेश्चन है। देखो अगर मैं मानक विचलन की बात करूं तो मानक विचलन होता क्या है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। ये होता है अंडर रूट का सिग्मा, जितनी भी संख्याएं दे रखी है, मान लो कि n है, ठीक है ना, तो 100 संख्याएं तो n 100 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें xi मतलब संख्याएं, xi क्या है संख्याएं, माइनस का x बार ये क्या है मीन है, इसका मैं क्या कर दूं स्क्वायर और बट्टे में क्या कर दूं मैं n, नंबर ऑफ n क्या है संख्याएं टोटल। ठीक है, ये i इक्वल टू क्या है आपका 1 से लेंगे। ओके, ये हम इसको लेंगे, इसको ये हमारा फॉर्मूला होता है क्या, किसका स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो इसके बराबर मुझे दे क्या रखा है, इसके बराबर मुझे दे रखा है 3 दे रखा है। अब मैंने कहा मैं इधर भी स्क्वायर कर दूं या रूट को उठा के इधर ले जाओ तो 9 आ जाएगा। तो मैंने कहा कि ये n हमारे पास कितना है 100, मैं इधर लिखती हूँ, इसको हटा करके ये मैंने फॉर्मूला लिखा है, मैं इधर लिखती हूँ चीज़ों को। स्टैंडर्ड डेविएशन जो मेरे को 3 दे रखा है, इसके बराबर सिग्मा
100 संख्याएं i इज इक्वल टू 1 मुझे लेना है, और x i माइनस के मीन कितना दे रखा है मेरे को, माध्य 50 दे रखा है, ठीक है। तो 50 का होल स्क्वायर बटे में कितना, n मेरे पास 100 संख्याएं तो 100 इज इक्वल टू कितना दे रखा है 3, तो 3 का स्क्वायर कर दूंगी, रूट हटा दूं, इस पे ले आऊं तो स्क्वायर हो जाएगा ना। तो ये कितना आ जाएगा, 3 त्रिका 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9। अभी समझ में आ रहा है यहाँ तक। अभी स्पेस बहुत कम है ना, चीजें हटा हटा के थोड़ा लिखनी पड़ेंगी, दिमाग में रखना पड़ेगा आपको। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा हमारा, इसका जो मतलब होगा वो होगा x, इसको मैं इधर ले जाऊं, इसको मैं इधर ले जाऊं तो ये 900 हो जाएगा, ठीक है ना। अब मैं इसको तोड़ती हूँ, ये होगा x1 माइनस के 50 का होल स्क्वायर प्लस के x2 माइनस के 50 का होल स्क्वायर प्लस के x3 माइनस के 50 का होल स्क्वायर, और ये कहाँ तक जाएगा, और ये ऐसे ऐसे जाएगा x100 माइनस के 50 का होल स्क्वायर, ऐसे जाएगा ये। ओके, थोड़ा सा स्पेस मुझे चाहिए, तो यहाँ से मैं हटा करके थोड़ा सा और इसे नजदीक लिख लेती हूँ। ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा x100 माइनस के 50 का होल स्क्वायर पर, ठीक है। अब मैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी, इसको थोड़ा इधर ले जाऊंगी। ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो a माइनस के बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, ठीक है, और माइनस के 2ab मतलब कि 100x1। इसको मैंने तोड़ा, ये आया मेरे पास, एक को तोड़ा, तो दूसरे को तोड़ूंगी मैं, तो दूसरे का क्या आ जाएगा, x2 का होल स्क्वायर प्लस के 50 का होल स्क्वायर माइनस के 100x2, और ये ऐसे ऐसे कहाँ तक जाएगा, इसका होल स्क्वायर तोड़ना है मुझे, x100 का होल स्क्वायर प्लस के 50 का होल स्क्वायर माइनस के 100x100, ठीक है, यहाँ तक। ओके, ये मैंने थोड़ा सा यहाँ से लिखना चाहिए था मुझे, बट लिखना तो चाहिए, बट से काम नहीं चलेगा, इस वर्ड से काम नहीं चलेगा, लिखना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि इसको खोल के इधर लेके आती हूँ, तो x1 का होल स्क्वायर प्लस के 50 का होल स्क्वायर माइनस के 100x1, ठीक है, प्लस के x2 का होल स्क्वायर प्लस का 50 का होल स्क्वायर माइनस के x2 का होल स्क्वायर। मैं आपको बिल्कुल डिटेल में समझा रही हूँ कि ये क्यों आया, मैं अपना तरीके से सॉल्व करके निकल सकती हूँ जल्दी जल्दी। लास्ट में क्या आएगा आपका, x100 का होल स्क्वायर प्लस के 50 का होल स्क्वायर माइनस का 100x100, ये आ जाएगा, ठीक है। ये अब यहाँ से x को कॉमन लूँ मैं, तो x1 का होल स्क्वायर प्लस x2 का होल स्क्वायर प्लस x3 का होल स्क्वायर, ये हो गया। और ये कितने बार आएगा, 100 बार आएगा, मतलब प्लस का 100 इंटू 50 का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का कितना 100, और माइनस का 100 ले लेती हूँ, ब्रैकेट में x1 प्लस का x2 और डॉट 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 x100, ये आ जाएगा। इसके बराबर कितना दे रखा है मेरे को, 900, इधर 900 भी लिखना है, इज इक्वल टू 900, इसे लिखना नहीं भूल जाना है क्योंकि हमने 100 लेके इधर बनाया है, ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ से ये तो मेरे से पूछा ही है, ये वाला पार्ट तो मेरे से पूछा ही है, ठीक है ना, ये वाला पार्ट मेरे से पूछा ही है। ये कहाँ तक जाएगा, 100 तक, और ये भी कहाँ तक जाएगा, 100 तक, ये 100 तक जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको 100 तक लिखना है मेरे को, ये जाएगा आपका x100 का होल स्क्वायर तक, प्लस का ये आपका 100 टाइम होगा, तो मैंने इसको 100 टाइम ऐसे ही लिख लिया, ठीक है। इसको मैं लेके नहीं गई, इसको मैंने 100 से मल्टीपल करके ऐसे कर दिया, इसको भी 100 कॉमन लिया और 10 ऐसे कर दिया, ठीक है। ये मेरे से पूछा है कि x² प्लस का x2 स्क्वायर और प्लस का x3 का होल स्क्वायर प्लस का x100 100 पदों का है, तो इसके बराबर क्या होगा, इसके बराबर होगा आपका 900, तो ये है तो 900 तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है ना। अब ये इधर किसका है, माइनस का है कि इधर प्लस का है, ठीक है। तो 2500 और 00, तो माइनस का 2500 और 00 करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 100 इंटू का सम कितना दे रखा है मेरे को, सम कितना आ जाएगा, 100 पदों का योग है, और माध्य अगर मेरा 50 दे रखा है, तो सम अगर मैं करूं तो कितना आ जाएगा, 5000 आ जाएगा, ठीक है, 5000 आ जाएगा x1 x2 x3, तो ये 5000, ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ से 2.5 लाख मेरा माइनस का है और 5 लाख प्लस का है, तो 2.5 लाख प्लस का आएगा, इसमें से ऐसे काटेंगे तो 2.5 लाख बचेगा, 2.5 लाख प्लस का 900, तो 00 के बाद 9 आ रहा होगा, और ये वाला आपका आंसर होगा, ठीक है।
ये आंसर होगा 250900। ये देखो मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया है, इससे ज्यादा डिटेल में सब आप समझा नहीं सकते थे, बस शॉर्ट में कर सकते थे। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में नहीं आए तो समझने की कोशिश करनी है, एक बार में नहीं आएगा दोबारा से करना है, क्योंकि क्वेश्चन अगर आया है तो छोड़ नहीं सकते हैं उसको। ठीक है, शीर्ष ए 1 और 4 है, शीर्ष बी जो है वो 7 8 है, और शीर्ष सी जो है वो 10 और 12 वाले एक त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक मुझे बताने हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। मैंने आपसे कहा था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आदित्य रंजन सर ने बहुत अच्छे से करा रखी है यूट्यूब पे, वहां से आपको देख लेनी थी। मैंने आपको बोला भी था जब मैं सिलेबस करा रही थी कि जो टॉपिक छूट गए तो मैंने आपको नाम बताए थे। प्रोबेबिलिटी के लिए राकेश सर, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूट्यूब पे आदित्य रंजन सर ने ठीक से करा रखी थी, तो वो ठीक है। तो मैंने आपको बोला भी था कि देख लेना आप उनसे, सर की वीडियो के बाद देख लेना। आपने देखी नहीं देखी, अब देखो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि मैं देख लूँ और आप सीख जाए, ऐसे नहीं हो सकता है ना, तो वो आपने देखनी थी। अब देखो मैं क्वेश्चन को बताती हूँ उसके, मेरे को पूछा है सेंट्रोइड। ठीक है, केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे। तो ये हमारा वर्टेक्स ए हो गया, ये वर्टेक्स बी हो गया, ये वर्टेक्स सी हो गया। इसको हम x1 और y1 मानते हैं। ठीक है ना, ये इसको हम x2 और y2 मानते हैं, और इसको हम x3 और y3 मानते हैं। ठीक है ना, ये केंद्रक, केंद्रक क्या होता है, केंद्रक होता है हमारा, ये जो साइड होती है इसको बराबर बराबर बांटता है। ठीक है ना, और ये हमारा केंद्रक, जैसे हमने कोई मीडियन ऐसे डाली, मीडियन, मीडियन का जो सेंटर पॉइंट होता है वो केंद्रक कहलाता है। ठीक है ना, सेंट्रोइड कहलाता है, ऐसा ऐसे आप याद रख सकते हैं। ये यहाँ पर है, सामने वाली साइड को बराबर बराबर बांटता है, इसको और इसको बराबर बराबर बांटेगा, और ये वाला पॉइंट हमारा केंद्रक होगा, ओ मान लेते हैं इसको। ठीक है ना, सेंट्रोइड मतलब सेंट्रोइड होगा, और इसको हम ओ मान लो या सी मान लो। ठीक है, सी लिख देती हूँ, सेंट्रोइड सी मान लेते हैं। ठीक है, सी, ओके, ये होगा। अब देखो ये जो हमारा सेंट्रोइड होता है, सेंट्रोइड, ठीक है ना, केंद्रक के निर्देशांक मेरे से पूछा है, तो ये जो मेरा सेंट्रोइड होता है, कैसे लिख, ऐसे लिखेंगे ना, सेंट्रोइड। ठीक है ना, इसके जो निर्देशांक आएंगे वो आएंगे x1 प्लस का x2 प्लस का x3 बट्टे कितना 3। ठीक है, और इधर y1 प्लस का y2 प्लस का y3 बट्टे 3। ये आपका फॉर्मूला होता है, आपने याद रखना है। अब x1 a कितना दे रखा है मेरे को, 1 और 4 दे रखा है। b कितना दे रखा है मेरे को, b दे रखा है मेरे को 7 और 8 दे रखा है। और c कितना दे रखा है मेरे को, 10 और 12 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से वन लेंगे, यहाँ से 1 प्लस का यहाँ से 7 लेंगे, x लेना है, और यहाँ से हम 10 लेंगे। ठीक है, प्लस का करेंगे और 10 लेंगे, लिख जाओ भाई, 7 प्लस का 10 लेंगे बट्टे में 3। और y के लिए इधर 4 है तो 4 लेंगे, इधर 8 है तो 8 लेंगे, और इधर 12 है तो 12 लेंगे, और बट्टे में 3। समझ में आ रहा, ये आपका 18 बट्टे 3, और ये आपका कितना आ जाएगा 24 बट्टे 3। तो काटेंगे तो 3 18, और काटेंगे तो ये आपका 8 आ जाएगा। तो 6 और 8 ऑप्शन पहला वाला आपका राइट आंसर होगा। ये आपके केंद्र के निर्देशांक होंगे। ठीक है ना, कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स होंगे किसके, सेंट्रोइड के। समझ में आ रहा है ना, फॉर्मूला ये आपको याद करना पड़ेगा, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, और फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने नहीं कराई है, आपको बता दिया है, नहीं कराई है उसके लिए सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा, कोई भी सिलेबस अगर मैं स्टार्ट करूँगी तो उसे पूरा फिनिश करूँगी, पूरी जिम्मेदारी लूँगी। और बहुत सारी चीज़ें चल रही थी लाइफ में तो नहीं करा पाई मैं, उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो चलिए, आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हर क्वेश्चन समझ में आया हो। नहीं आया हो तो समझने की कोशिश करना, लास्ट के 2-3 क्वेश्चन थोड़ा सा टफ थे तो उनमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है, और बाकी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो फिर पूछ लेना, ऐसे शर्मा के बैठे नहीं रहना है। कोई भी चीज़ स्टडी के मामले में नहीं आ रही है तो वो पूछ लेनी है। ठीक है, चलिए मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना, खूब सारा मन लगा के पढ़ते रहना।